अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। जनाब, हम आ गए हैं फिर से सिटी एट 10 में आपके लिए एक ज़बरदस्त सा शो लेकर। अच्छा जी, जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो फिर ये हो रहा होता है कि मुझे बड़ी ये फ़िक्र होती है कि जी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं या फैंस हैं वो वेट कर रहे होंगे, और डेफिनेटली जिस तरीके से आप शो शुरू होने से पहले भी पूछ रहे होते ना, तो मैंने अब ये सोचा है कि हम एक ऐसा भी सेगमेंट रखेंगे जिसमें हम लोग आपके जो इनबॉक्स मैसेजेस होते हैं ना, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। लेकिन फिर आपने जो है हमें कॉल करके ज़रूर बताना है कि अपने मैसेजेस के जवाबात आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपने हमें मैसेज करके ज़रूर बताना है। क्योंकि मुझे परसों तरसों जो है वो किसी ने कहा कि भाई आप जो है वो हमारे मैसेजेस शो में पढ़ भी लिया करें और जो हम सजेशन देते हैं वैसा आप किया भी करें। तो हम वैसा ही करते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फूडी हैं, और कराची हाइट्स जो है ना, जब विंटर सीज़न होता है ना तो बड़ा पसंद करते हैं खाना खाना, और खाना खाना भी चाहिए। इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। और खाना खाने के लिए यहाँ है बड़े बड़े रेस्टोरेंट, खाना खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ऐसे ऐसे पकवान कि जिनकी बिरयानियाँ, कौरमे, और आप ये सारी चीज़ें ट्राई करें ना तो आपकी एपेटाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है, आप एंजॉय भी बहुत करते हैं। यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम होती है पाकिस्तानी खानों की। लेकिन खाना खाते हुए अपने अलावा अगर आप जब नज़र दौड़ाते हैं अपनी सराउंडिंग में और जो खाना बच जाता है, वो जो खाना ज़ाया होता है, उसके बाद वो खाना शायद किसी के काम नहीं आता। कुछ लोग उसको पैक करा के घर ले जाते हैं या फिर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ज़ाया कर देते हैं। या फिर कुछ खुदा तरस ऐसे होते हैं कि जो बाहर मौजूद होते हैं, जो छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, जो खाना मांग रहे होते हैं, उनको दे देते हैं। दुनिया भर में जो है वो खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जब हम खुराक की बात करते हैं ना, तो खुराक से मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे घराने, ऐसे बहुत सारे बच्चे और ऐसी बहुत सारे जो अगर कहना चाहिए ना कि जंगें, या ऐसे बहुत सारे वाक़यात याद आ जाते हैं कि जिससे दिल दहल जाता है। अगर 2 वक्त की रोटी कोई पेट भर कर खाता है और उसके साथ हफ्ते में एक दिन वो आउटिंग पे या आउटडोर कुछ खाने पीने चला जाता है, तो यकीन करें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप एक वक्त की रोटी भी खाते हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर रखा है। मेरे नाना हमेशा ये कहते थे कि अपने से ऊपर नहीं देखो, अपने से नीचे देखो, और जब तुम अपने से नीचे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी नेमत दी है। क्योंकि कहते हैं ना कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, हाँ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में जहाँ पर इतनी तेज़ रफ्तारी है, हर कोई हर किसी से आगे निकलना चाहता है, वहाँ नेकियों में आगे निकलें। और जब भी आप खाना खाएं, खाना पकाएं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि शायद आज कोई भूखा होगा, शायद आपकी गली में, मोहल्ले में, शायद उस शहर में, उस सराउंडिंग में या मुल्क से बाहर कई बच्चे ऐसे होंगे जो खुराक की कमी का शिकार हैं। ग़ज़ाई देख लें, फिर आप अपने मुल्क में बहुत सारे ऐसे बच्चे देख लें जहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और बच्चे तड़प तड़प के जान दे देते हैं, और एक खाना खाने के लिए, एक रोटी के लिए जो है वो इतना तड़प रहे होते हैं कि वो कभी चोरी कर रहे होते हैं, कभी किसी के लिए कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। तो खुराक के आलमी दिन पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है उनका मैसेज भी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में काइंडनेस रखें, तहम्मुल रखें, ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ें। अगर आपने 4 निवाले खाए हैं तो आप ये ज़रूर सोचें कि ये एक निवाला किसी और के पेट में भी जा सकता है। अगर कुछ बच गया है, अगर आपकी इस्तात है, तो अपनी सराउंडिंग में भी देखें, खाना ज़ाया मत करें, उतना मंगवाएं जितनी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप रोज़ाना किसी को खाना खिला सकते हैं तो आप ज़रूर खाना खिलाएं, आप ज़रूर दस्तरखान लगाएं ऐसे लोगों के लिए जिनको खाना खाने की ज़रूरत है। तो जनाब, आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड फूड डे पर सिंध फूड अथॉरिटी का जो पैगाम है इस अथॉरिटी का, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। खाना ज़ाया होने से बचाएं, होटल या रेस्टोरेंट जितनी ज़रूरत हो इतना खाना ऑर्डर करें। खाना ज़ाया होने जो है गरीब इंसान खुराक से, खाना ज़ाया होने पर गरीब इंसान खुराक से महरूम हो जाता है। एक तरफ होटल में जो है वो बड़े बड़े बुफेज लग रहे होते हैं, और बाहर बच्चे जो है कचरे में से जो चिकन होता है या बचा हुआ खाना होता है वो तलाश कर रहे होते हैं। तो भाई खाना ज़ाया ना करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। शहर में हवाओं की जो सिमत है वो तब्दील हो गई है, मौसम
खुश्की की जानिब बढ़ रहा है और शहर में आज दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते और अभी आपको बताएंगे कि आज ओवरऑल दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा, कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। ये बड़ा बेहतर होता है। आपको पता है सिटी एट 10 में हम आपको हमेशा सिटी हाइलाइट्स बताते हैं, इसलिए कि आपको ये पता हो कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो चीज़ों की प्राइस क्या है और मौसम कैसा है। सो हियर वी गो नाउ। हमारी स्क्रीन पर कुछ देर में जो है वो आपको अभी दिखाएंगे कि 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा। सो हियर वी हैव 32 सेंटीग्रेड ये 11 बजे, 34 सेंटीग्रेड 12 बजे, 1 बजे 35 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 36 सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात मुल्क भर में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं और कराची में भी इंतखाबी मेला सज गया है। सदर के ओहदे के लिए आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप आमने सामने हैं। सदारत के लिए आसमा जहांगीर इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद उम्मीदवार, जबकि हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ भी सदारती नशिस्त में मैदान में हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से शेयर करते हैं कि जो गोल्ड की प्राइस है वो क्या है। वैसे गोल्ड ख़रीदने के हैं शौकीन लोग अब, क्योंकि अब तो यूजुअली ज़्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दौर है, क्योंकि जो चोर हजरात हैं उनकी वजह से ख़वातीन ने ज्वेलरी पहनना तो छोड़ दी है, लेकिन ज्वेलरी रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि शादी वगैरह में दी जाती है। तो इस हवाले से अब आज बताती हूँ मैं आपको कि सोने की कीमत का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। अब ये रिकॉर्ड क्या है ज़रा सुनिए। ये रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से है कि भाई आलमी मार्केट में सोना $58 महंगा होकर $4198 फ़ी औंस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 तोला सोना 5800 रुपये मज़ीद महंगा हो गया। 1 तोला सोना पहली बार 4,40,900 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपये महंगा होकर 3,78,000 रुपये पहुँच गया और 1 तोला चांदी 77 रुपये के इजाफे से पहली बार 5,337 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जब से पाकिस्तान के साथ उनका मैच हुआ है और वो हैंडशेक कंट्रोवर्सी निकली है, उसके बाद से इंडियन ये समझ रहे थे कि ये सब कुछ करके जो है उन्होंने बड़ा ही कोई तीर मार लिया। मगर कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चालें उल्टी पड़ जाती हैं और ऐसा ही हुआ है। ये हैंडशेक वाले मामले के बाद ऑब्वियसली आईसीसी के भी कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्होंने दबे अल्फाज में जो है इंडिया के हवाले से कहा कि ये इन्होंने क्या हरकत की। कुछ ऐसे इंडियन एक्स प्लेयर्स भी थे जिन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था। और अब सोने पे सुहागा, ऑस्ट्रेलियन ने भी जो है उनको स्नब करना शुरू कर दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी है जनाब। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भारतीय टीम का मजाक उड़ाने लगे और सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो एक्शंस भी करके दिखा रहे थे कि हम किस तरह एक्शन कर सकते हैं और हम क्या करेंगे जब क्रिकेटर्स जो है वो हमसे मिलेंगे। तो इनके खिलाड़ियों ने ना ये एक्शंस भी किए हैं। कोई कह रहा था कि हम ऐसे मुक्का दिखा देंगे एंड ऑल दैट। तो एशिया कप में भारतीय टीम की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ ने भारतीय क्रिकेटर्स का जो मजाक उड़ाया है, भाई वो इंतहाई एक तंजिया वीडियो थी जो इनकी जानिब से जारी की गई है, जिसमें जॉश हेजलवुड थे, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मिचेल मार्श हैं और मार्श ने तो कमाल ही कर दिया था। अच्छा, इन खिलाड़ियों समेत ये जो है ना ये वीडियो शेयर की गई, जिसके बाद इस वक्त इंडिया में जो है एक ऐसा समा है कि इंडियंस जो है वो आग बगोला है और उनको समझ ये नहीं आ रही है कि भाई हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। और वेजिटेबल प्राइस जो है शेयर करना बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि खाना आपने बनाना है, किसी ने सब्ज़ी बनानी होगी और किसी ने जाके उसमें चिकन वगैरह बनाने होंगे, तो कुछ भी बनाए, लेकिन टमाटर है बड़ा ज़रूरी और टमाटर है 196 पर, आलू आ गया है 69 पर और इसके अलावा जो लहसुन है वो आ गया है 288 पर। इसके अलावा अदरक जो है वो आ गया है 483 पर। इसके अलावा गाजर जो है वो आ गया है 100 पर और तुरई जो आ गई है वो 92 पर आ गई है। एंड इसके अलावा लौकी जो है वो 58 पर आ गई है। और फिर जनाब क्या है, फूल गोभी आ गई है 115 पर और 69 पर आ गया है खीरा और भिंडी आ गई है 161 पर। और क्या है जी हमारे पास प्याज है जी 86 पर। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंसी रेट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे और साथ साथ टॉप स्टोरीज भी आपको बताएंगे। लेकिन
जो कुछ हुआ है ना इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, दैट्स अमेजिंग। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया में आपका तमाशा बने। आइसोलेशन अलग, और फिर अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने जो किया है, मतलब आप सोचें किसी कंट्री की क्रिकेट के लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो, तंजिया वीडियो जो है वो जारी कर दिया है। दैट्स रियली सैड। वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब अब न्यूज़ सेशन में कहेंगे आपको खुशामदीद, और इस वक्त हमारे साथ जो हैं हमारे दो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर्स मौजूद हैं, खुर्शीद भाई और मेरे फेवरेट महराज भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। वैसे अगर मैं कहती हूँ ना कि महराज भाई मेरे बड़े फेवरेट जो है ना करस्पॉन्डेंट हैं, या आजिज़ भाई, उसका मतलब ये है कि बाकी नहीं है, बाकी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा भाई तसहीह कर दूँ, बाकी भी मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन महराज भाई जो हैं, क्योंकि जो मेरा सोशल मीडिया है उसके ऊपर बड़े फेमस हैं, और जो मेरे जो फैंस हैं वो महराज भाई के बारे में बड़ा बात करते हैं, तो इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि भाई ये मेरे फैंस के भी फेवरेट हैं। और इनसे पूछते हैं कि भाई अभी जो एक नई जो है वो अभी स्नब किया है ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरीके से इंडियन क्रिकेटर्स को कि वो हैंडशेक नहीं करते। अच्छा, अब जब वो हैंडशेक नहीं करते तो उन्होंने ना तरीके भी बताए। अभी मैंने इंट्रो में भी उसकी बात की है, तो मैंने कहा अभी आगाज़ में आपसे पूछ लेती हूँ, दोनों से पूछना है मैंने, ठीक है? खुर्शीद भाई से भी पूछना है और महराज भाई से भी पूछना है कि महराज भाई, अगर इंडियन क्रिकेटर आपके सामने जो है वो मौजूद हो और आपको हाथ नहीं मिलाना है, तो आप क्या एक्शन कर सकते हैं उनके साथ? क्योंकि अब तो सब ये सोच रहे हैं ना कि अगर ऐसा हो तो हम कैसे करेंगे, तो फिर आप क्या एक्शंस जो है वो कर सकते हैं? तो थोड़ा सा बताएं, अपने जहन में क्या सोचा हुआ है? अब ऐसे कर लेंगे उनको, या क्या एक्शन होगा आपका? भाई देखिए, मैंने तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है ना, तो मैं सिर्फ आंख के इशारे से उनको इस तरह कर सकता हूँ, और मेरे दोनों हाथ मेरे पॉकेट्स में होंगे। ओह, ये जबरदस्त जेस्चर है। खुर्शीद भाई देखिए, पहले तो आपने महराज भाई का जिक्र किया, हाँ। माशाल्लाह ये नाम के हिसाब से भी ऊपर है, बरतर है, अल्लाह ताला इनको इज्जत और अफजाई से नवाजे। और दूसरा आपने बात की इंडियन की ना, तो मेरे सामने कोई विराट कोहली आ जाए या कोई और आ जाए और वो हाथ बढ़ाए अपनी तरफ, तो मेरा इशारा ये होगा। तो मेरा इशारा तो ये होगा, और इसके बाद फिर मैं यूं कर दूंगा। हाँ, 6-0 का इशारा। 6-0 इज बेटर, यस, क्योंकि जारहाना नहीं, मतलब शिद्दत पसंदी नहीं, बदतमीजी कोई नहीं। ये होता है ना कि अपना जवाब काम से दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। थ्रेड है ना, लेकिन ऐसे ही है, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हम उनके जैसे नहीं हो सकते, कि कहते हैं ना भाई, अगर अगला उस तरह से है तो आप उसको उस तरह से जवाब ना दें। बिल्कुल ठीक है। और जावेद मियां का छक्का याद दिलाएंगे इनको, 6-0 भी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त। चलिए जी, न्यूज़ सेशन पर बात करते हैं। टॉप स्टोरी जो है वो क्या है जनाब? टॉप स्टोरी जो है वो ये है कि कुछ दिन पहले भी हमने इस हवाले से बात की थी कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो जापान गए हुए हैं, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अटेंड की है। अब जो इसकी अपडेटेड न्यूज़ है वो ये है कि आलमी मेयर्स फोरम टोयोटा सिटी में पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली पर जो मौक़िफ़ है वो पेश किया गया है मेयर कराची की जानिब से। सिंध हुकूमत के इश्तराक से मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली उजागर की गई है, और मेयर्स फोरम में पायदार तरक्की और माहौलियाती मज़ाहमती इक़दाम पर भी जोर दिया गया है। खुर्शीद भाई देखिए, ये जो बयानात हैं, इसकी हद तक तो ये बहुत उम्दा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, उनसे नंबरद आज़मा होने के लिए और माहौल का जो मुकाबला करने के लिए हम लोग जो है वो कागज़ी तौर पर बड़े तैयार होते हैं और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी देते हैं। इसके अलावा और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी हम बहुत अच्छी तरह से पेश करते हैं, हुकूमती सतह पे भी और जो नीम सरकारी इदारे हैं वो भी। तमाम जो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अब तब्दीली इस तरह से नहीं आएगी। कागज़ी कार्रवाइयों से हटकर हमें अमली इक़दाम पर जाना होगा। देखिए, ये शहर कराची जो है वो खूबसूरत शहर है। अगर आप पाकिस्तान बनने से कबल की इसकी बात करें तो इस शहर को रोशन करने के लिए उस वक्त के जो वायसराय थे वो इस शहर में लाइनटेन जलाते थे और चिराग जलते थे यहाँ पर, और खोपरे के तेल के जलते थे। देखिए, इस शहर की खूबसूरती के लिए उन्होंने अपने तौर पर एक बड़ा महंगा ये इकदाम किया, कदम उठाया। तो इस शहर को बनाने के लिए हमें अब अमली इक़दाम की तरफ आना होगा, और अब बातों से छुटकारा पाना होगा। और कंक्रीट का ये जंगल शहर बन चुका है, देखें अभी। तो हमें कम से कम जो है वो अपनी तहत एक, अगर सरकारी सतह पे इसकी मुहिम अगर नहीं शुरू हो रही, तो कम से कम हमें अपने हिस्से का एक काम करना ये है कि हम अपने हिस्से का एक दरख्त जो है वो अपने महल्ले में, अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर जो लगाएं, ताकि कुछ ना कुछ माहौल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अब ये जो बात जहाँ तक आपने की कि मेयर कराची जापान गए हुए हैं, जापान से बड़ी खूबसूरत उनकी सेल्फियाँ आ रही हैं, कुवेल शाहिदर के साथ भी और मुस्लिम लोगों के साथ भी। बड़े क्यूट से मेयर हमारे, लेकिन कुछ चीज़ों में वो बड़े बेहतर भी हैं। जब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने थे और उससे पहले जब वो सेनेटर भी थे, तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक गुलमोहर का पौधा लगाया था जो बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक मिसाल की कायम की थी कि देखें, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा आप इसकी
इसकी आबियारी करती रहेंगी और आपकी नज़र के सामने ये पौधा रहेगा। तो कम से कम हमें हर शहरी को एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए। एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महराज भाई, आप क्या सोचते हैं कि भाई अभी ये जो इनका दौरा है, जो कॉन्फ्रेंस है, ये कितनी इम्पैक्ट मौसमियाती तब्दीली के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है? तो जाहिर है हमने इससे पहले भी बात की थी, आजिज़ भाई जब यहाँ पर मौजूद थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि मेयर कराची जापान गए हैं, और हम जब कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से बात करते हैं तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन आपको लगता है कि जब वो वहाँ से आएंगे तो कुछ और आइडियाज़ भी उनके जहन में आ जाएंगे और वो कुछ और भी नई चीज़ें सोच के आएंगे और वो कराची में उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मतलब गए तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, लेकिन जब वो सराउंडिंग देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वापस आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है कि आप जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं, मुल्क से बाहर निकलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं ना वहाँ की सिटीज़ को, तो आपके दिल में ख्याल ज़रूर आता है कि यार हमारा शहर भी ऐसा होना चाहिए और काश ऐसा हो जाए। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि अब के बाद जो वो नए आइडियाज़ यहाँ पर लेकर आए तो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए ना। क्योंकि यहाँ पर मामला यही है कि मैं दोबारा से खुर्शीद भाई की बात को ऊपर करूँगा कि अमली इक़दामात के जो है ना वो फुकदान है। ठीक है, थ्योरी है हमारे पास और हम सोचते भी अच्छा हैं, बहुत अच्छी बात है, बातें भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बात है कि अमली इक़दामात नज़र आने चाहिए इस शहर में। आज 2025 में इस मेगा सिटी में, ठीक है, आज भी हम बुनियादी वसाइल और बुनियादी मसाइल का शिकार हैं और वसाइल से महरूम हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको पानी, बिजली, गैस, सड़क, ठीक है ना, इन चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे तो कुछ हमारे लिए बेहतरी होगी। उसके बाद आप जाके मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही खुर्शीद भाई ने भी कि हम सबको मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके कोई बेहतरी की सूरत आएगी। मेयर अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह करे आगे अच्छा काम करें, लेकिन ये कि थोड़ा सा अब कराची को जो है ना संजीदगी से देखने की और संजीदगी से इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि अब ये जो विंटर सीजन अब शुरू होने लगा है, यू नो विंटर सीजन का अब ये पूरा एक सिनेरियो होगा, 3-4 महीने मार्च के एंड तक या फैब तक सर्दियां रहेंगी। इन दिनों में कराची में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत होती है जो कि मेयर कराची को सोचना चाहिए कि वो लोगों के लिए करें और लोगों की आसानी के लिए करें? क्योंकि हर मौसम की अपनी जो है ना वो डिमांड होती है, हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं कि जो उस सिटी का मेयर है वो अपने लोगों के लिए सोचे। भाई देखिए, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा आपको एक तो पानी की यहाँ पर मसाइल हैं, ठीक है, दूसरा गैस का इशू है, गैस ठीक है ना। अब जब सुबह सवेरे जब बच्चे उठते हैं स्कूल जाने के लिए ना, लेकिन तो मेरा भी गैस का इशू तो थ्रू आउट है ना, वो तो पूरा साल ही है। मसला ये है कि गैस का इशू तो पूरा साल ही है। और दूसरी बात ये कि अगर सर्दियों में भी गैस नहीं आती है तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी यही बात हो रही थी कि लोग जो हैं वो नाश्ता नहीं कर पा रहे तो वो तंदूरों पे जा रहे हैं और वो होटलों पे जाके नाश्ते कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर से बाद ना हम आपको ये वाली भी खबर देने लगे होंगे कि भाई लोग नाश्तों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और गैस बंद है। तो सर्दियों में आपने कहा ठीक है कि गैस का इशू है, गर्मियों में भी गैस का इशू था, लेकिन सर्दियों में थ्रू आउट गैस ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती गैस। और फिर वही होता है कि वो क्रैक डाउन करते हैं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर जिनके गैस कनेक्शंस हैं वो कट करने में लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा इस मुसीबत से बचने के लिए क्या कर लेना चाहिए मेयर कराची को, कि इसका अल्टरनेट क्या है? देखिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, बहैसियत मेयर कराची उनको सुई गैस के महकमे को खत लिखने चाहिए और उनसे मीटिंग्स भी करनी चाहिए कि भाई इस मसले का हल क्या है। क्योंकि देखिए हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हाइड्रेंट्स आपके पूरे शहर में मौजूद हैं पानी के, लेकिन जो लाइनें हैं उनमें पानी नहीं है, लाइनों में पानी। यही सूरत ये है कि जो एलपीजी गैस लोगों को खरीदनी पड़ रही है बाहर से, तो जो हमारी जो सुई गैस है, जो कुदरती गैस हमारे पास मौजूद है, उनकी लाइनें मौजूद है, लेकिन वहाँ उन लाइनों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो वही हाल हो गया जो वाटर बोर्ड और पानी के हवाले से हुआ था, अब वो गैस का हो चुका है। तो उस पर कम से कम उनसे संजीदगी से बात करें, क्योंकि हर इंसान जो है वो, अब देखिए बहुत सारे लोग गीज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब गीज़र को आप अगर गैस पे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप फिर थोड़ा सा आपके जो है ना जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे गीज़र पे, इलेक्ट्रिक गीज़र पे आएंगे तो आप सोचिए कि वो जो बिल आप सोचते हैं कि 2-3 महीने बिल कम आएगा, आएंगे तो बिजली का बिल फिर वही बढ़ जाता है। बात वही है कि एसी नहीं चल रहा तो गीज़र चल रहा है। अभी कल ही अम्मी मेरी यही बात करी थी कि अब गीज़र का चलेगा तो बिल आएगा। और फिर जो आपने गैस की बात की ना, जो सिलेंडर घर में रखे होते हैं, तो उसकी जो गैस भरवानी होती है वो भी महंगी हो जाती है, वो महंगी हो जाती है। तो उसमें उनको ही करना ही है कि दोनों चीज़ें, एक तो चेक एंड बैलेंस रखें। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे ना 4 इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स होंगे एलपीजी के भी, ठीक है। अब मेयर साहब को ये चाहिए कि इनका एक तो चेक एंड बैलेंस का इंतजाम करें कि भाई किस रेट से आ रही है, किस रेट से बिकनी है, इसका इंतजाम हो जाए। और दूसरा ये है कि पूरा, अगर आप इलेक्ट्रिक गीज़र चलाते हैं
अच्छा गैस नहीं आ रही है, बाहर से आप गैस खरीदते हैं, हाँ नाश्ता घर में नहीं बना पा रहे, नाश्ता बाहर से ला रहे हैं, सही। तो ये तमाम का तमाम आवाम की जेब पर इसका जो है ना वो सारा बोझ पड़ेगा, आवाम पर पड़ना, टोटल आवाम पर। ये देखें किसी मेयर साहब के पास परेशानी नहीं आनी है, सही। किसी हुक्मरान जमात के लोगों के पास परेशानी नहीं आनी है, हाँ। परेशानी किसके पास आनी है, मेरे और आप जैसी आवाम पर आनी है। हाँ। और उन्होंने इसको बर्दाश्त करना है। तो भाई सारी दुनिया में लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं, सारी ठीक है ना? दुनिया में हम लोग इस पूरा मौसम साल को वेट एंजॉय कर रहे करते होते हैं। हैं मेराज सभी भाई, गर्मी लोग में। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लोग वेट करते हैं कि भाई हम इसमें जो है ना वो सेलिब्रेशन करेंगे। और हमारे यहाँ में यही होता है ना कि वेडिंग सीजन होता है, हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसी? शादियाँ हो रही होती है, लेकिन पूरी दुनिया में ये जो विंटर सीजन है लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग कहते हैं जी हमने जो है वो खाने पीने के जो है ना वो स्टॉल लगाने हैं, हमने जो है यहाँ पर पार्टीज करनी है कि भाई हम किस तरीके से जो है वो बिरयानियाँ और सारी चीज़ों को, यानी फ्रेंड जोन होता है, एक पूरा फेस्टिविटी होती है हमारे यहाँ। जैसे ही सर्दियाँ आती है तो हम ये कहते हैं जी इलेक्ट्रिक गीज़र का इस्तेमाल करना है, तो गैस नहीं आएगी, तो लोड शेडिंग है, तो बहुत सारे जो है ना वो मसाइल भी हैं। चले जी यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान की जो है वो 74वीं बरसी एहतराम के साथ आज मनाई जा रही है, और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो हमेशा याद रहेंगे, दिलों में ज़िंदा रहेंगे। अच्छा जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के देरीना साथी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत शहीद मिल्लत नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की 84वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है अक़ीदत और एहतराम के साथ। अच्छा, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मज़ार पर हाज़री और फातह ख़ानी की जाएगी। मुख्तलिफ़ सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के वफूद भी मज़ार कायद पर जो है वो हाज़री देंगे। तो ये तो ख़बर मैंने आपके साथ में शेयर की। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि पुलिस को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं जब जब पुलिस काम नहीं करती, जब जब बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, जब जब बहुत ज़्यादा शहर में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब पुलिस काम करती है तो हम फिर उसके हवाले से भी बात करते हैं और उनकी जितनी भी कामयाब कार्रवाई होती है उसके ऊपर हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब ये मामला है पाक कॉलोनी में हुआ है। चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के जो पार्ट्स से भरा ट्रक था वो बरामद कर लिया गया है। 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो गए हैं। पाक कॉलोनी पुलिस ने पुराना गोलीमार के इलाके में कबाड़ के गोदाम पर कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट से लदा हुआ मजदा ट्रक जो है वो बरामद कर लिया है, और इस धंधे में मुलविस जो 2 मुल्ज़िमान थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। खुर्शीद भाई से जो है इस पर बात करते हैं। खुर्शीद भाई, चले पुलिस ने कुछ तो अच्छा काम किया, मतलब ये कहने में आएगा ना कि अगर ठीक है, अगर पूरा महीना हम उनके बारे में ये बात कर रहे होते कि जी यहाँ पर नेग्लिजेंस थी, तो अब ये जो उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाब कार्रवाई की है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, गुज़िश्ता साल की बात है कि शहर भर के जो कबाड़िए थे उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर, शायद आपको याद होगा कि एहतजाज किया था। हाँ। और ये कहा था कि पुलिस हमें तंग कर रही है। हाँ। और पुलिस हमें काम नहीं करने दे रही, हमारे कारोबार डिस्टर्ब हो गए। सही। तो पुलिस ने ऐसी कुछ जो खुफिया इत्तलात थी उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वह कुछ कबाड़ी जो कबाड़ की काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, उनकी दुकानों पर छापे भी मारे थे, और कुछ मुसद्दिका इत्तलात की बुनियाद के ऊपर जो है वो वहाँ से कुछ पार्ट्स भी बरामद किए थे। तो अब ये जो कार्रवाई यकीनी तौर पर पुलिस ने एक अच्छा उनका कदम है, और इस तरह के इकदाम होना ये शहरियों के ऊपर जो है वो एक एतमाद को बहाल होने की जो है वो निशानदेही कर रहा होता है कि पुलिस कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा काम कर रही है, ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जिससे शहरियों का एतमाद जो है बहाल हो रहा है। अब हालिया दिनों में मैं कुछ चंद एक वाक़यात बताऊँ आपको कि हमारे कुछ जानने वालों की मोटरसाइकिलें बड़ी चोरी हुई हैं। दफ्तर में भी कुछ 2 लोग हैं हमारे, उनकी मोटरसाइकिलें भी घर के बाहर से चोरी हुई हैं। हाँ। तो अब ये जो चोरी की मोटरसाइकिल है, ये अल्टीमेट होता क्या है कि ये इनके पार्ट्स खुल के पे जो है वो बिक जाते हैं और स्क्रैप में बिकते हैं। तो इस तरह की कोई इत्तलात हुई होंगी तो पुलिस ने मैं समझता हूँ काबिल तहसीन बात है ये, अगर इस तरह के काम पर जो छापा मारा है तो ये उनकी अपनी कारकर्दगी है। और इस तरह के मेरे ख्याल से जो अनासिर हैं, हाँ। उनके खिलाफ जो है वो मज़ीद सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है कि इसी तरह मोबाइल के मामला भी है, इस तरह मोटरसाइकिल का मामला भी है, कार का मामला भी है, कार के विंड जो शीशे होते हैं उनका मामला भी, क्योंकि वो भी चोरी हो जाते हैं। हाँ। पूरी कार सलामत है लेकिन आपका कार से जो है वो हाँ। आपके राइट और लेफ़्ट जो शीशे हैं हाँ। वो उतार लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, तो और मज़ीद कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, इसकी मज़ीद अच्छे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। महराज भाई, आप ज़रा बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कितना अच्छा होता है पुलिस को अप्रिशिएट करना जब वो कोई कामयाब कार्रवाई करते हैं या इस तरह से करते हैं, ताकि उनका हौसला भी थोड़ा सा बढ़े, और जो एक कहना चाहिए ना गैप है बिटवीन कराची की आवाम और पुलिस, क्योंकि ये गैप कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मिसट्रस्ट है
कि भाई अगर हम जाएंगे तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे, हम बताएंगे कि भाई फलां जगह ये हो रहा है तो वो वहाँ छोड़ के वो हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे कि भाई पहले आप अपने बारे में बताएं, ये बताएं, वो बताएं। मतलब उल्टा यही होता है ना, कराचीइट्स का यही इशू होता है कि आपने अगर किसी का यकीन करें मोबाइल चोरी हो गया ना और सामने पुलिस मोबाइल खड़ी हुई है, वो कहेगा मैं घर चला जाता हूँ भाई सुकून से, कौन जाएगा, कौन बताएगा, इतनी मुसीबत, वो उसी से उल्टा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। कितना जरूरी है ये गैप कम करना। आपको पता है कराची वालों का मिजाज जो है ना, वो बेचारों का हर मामले में ऐसे हो चुका है। हाँ वैसे आदि हो देखो चुके जब पानी नहीं आ रहा हाँ। तो अब उसने जाने शिकायतें करना छोड़ दिया, उसने कौन जाएगा, कौन जाएगा, हाँ छोड़ो। जितने भी सिंध हुकूमत के मामलात हैं, हाँ। किसी भी इदारे को उठा ले, पुलिस तो बिल्कुल आखिर में आती है। हाँ। ठीक है ना, तो सब जगह कराची वाला जो है ना, वो अब ये सोचता है कि छोड़ भाई, हो गया, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। हाँ, अब देखो जो टैंकर ही मंगा लो, हाँ टैंकर ही मंगा लो, बस खत्म करो। हाँ बिल्कुल। तो भाई हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। हाँ। अच्छा पुलिस का मामला ये है कि पुलिस जाहिर सी बात है वो उसका आवाम से रोजाना का घुलना मिलना है। हाँ। किसी भी सूरत में रोड पे खड़े में चेकिंग हो रही है या कोई भी मामला, झगड़ा हो गया, थाने जाना पड़ गया, तो मसाइल तो रहते हैं, लेकिन ये कि अच्छी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे कि खुर्शीद भाई ने भी बताया कि 1 साल पहले तकरीबन जो है वो कराची में जो कबाड़ का काम करने वाले थे, स्क्रैप डीलर्स जो थे, आपने देखा होगा शायद, क्योंकि हमने जो उसको बगौर देखा कि पहले इतनी भी कभी भी ना दुकानें कबाड़ियों की नज़र नहीं आती थी जितनी गुज़िश्ता चंद सालों में कराची के गली मोहल्लों में इतनी सारी दुकानें खुल गई कि भाई शहर में शायद स्क्रैप का ही काम हो रहा है बहुत काम। लेकिन उसके बाद इंकशाफ ये हुआ कि भाई महीने में 3000 से ज़ायद बाइक चोरी होती है और तकरीबन 1000 से 1200 गन पॉइंट छिनती है। ये बाइक जा कहाँ रही है आखिर? सही बात है, देखिए जब तक डिमांड और सप्लाई का मामला, भाई अगर एक चीज चोरी होगी और कहीं बिक रही होगी तो ही चोरी हो रही होगी। हाँ। अगर नहीं बिकेगी तो वो चोरी नहीं होगी। तो आपको दोनों साइडों में देखना है। तो कबाड़ का काम करने वाले बहुत सारे लोग, हम सबको नहीं कहेंगे कि सब गलत थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मोटरसाइकिलों को प्रेस कर देते थे। उनके पास मशीनें बड़ी बड़ी लगी हुई थी, बाइक आई, उसके स्पेयर पार्ट्स खोले, चेसिस को उन्होंने रखा और उसको प्रेस कर दिया, उसके बाद उसके टुकड़े हुए और वो बिक गया लोहे के दाम में। हाँ। तो इसके लिए बहुत काम हुआ था और ये बहुत अच्छी कार्रवाई की पाक कॉलोनी पुलिस ने, क्योंकि पाक कॉलोनी पुलिस के पास शेरशाह का इलाका है और शेरशाह का जो कबाड़ मार्केट है, स्क्रैप मार्केट है, वो पूरी एशिया में मशहूर है, पूरी एशिया। ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर सबको पता है कि भाई यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आज आपको गाड़ी की किसी भी किस्म की, किसी भी मॉडल की गाड़ी का सामान चाहिए, किसी मोटरसाइकिल का सामान चाहिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर पाक कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई की और एक पूरा मजदा ट्रक पकड़ा है, तो इससे पहले भी वहाँ पर डंपिंग पॉइंट था, एग्जैक्टली कोई ना कोई एक्टिविटी तो वहाँ हो रही से छीनी हुई, चोरी हुई मोटरसाइकिलें आती रहती होंगी। तो पुलिस को चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, अतराफ पे नजर रखने की भी जरूरत है, क्योंकि देखे जब ये इन लोगों को पकड़ेंगे ना कि जहाँ पर डंप होती है चीजें, तब जाके चोरी पे कुछ फर्क पड़ेगा, वरना तो ये जो चोरी है और ये जो सारे इश्यूज है ना कराची में, ये चलते ही रहते हैं और इन इश्यूज के साथ ये होता है कि अवाम परेशान ही रहते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और ये स्टोरी जो है इस तरीके की है कि ये पूरी दुनिया को जो है वो पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रम्प। और मिस्टर ट्रम्प जो हैं, यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जिनको वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, वो जिस तरह की पर्सनैलिटी हैं, अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी, उसमें ये होता है कि अगर वो किसी और अपने हम मनसब के साथ खड़े हुए हैं तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी को परेशान कर ही देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है उनके साथ कुछ अलग हुआ। अब ये न्यूज़ इस तरह से है कि ट्रम्प को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आता है। अच्छा, ये जो बरतानी अखबार है गार्जियन, इसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को संभालना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को आता है, यानी हमारे जो शहबाज शरीफ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको आता है। अब हुआ क्या कि ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि शर्म अल शेख की तकरीब में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को परेशान किया। इतालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ़ की, बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर को शर्मिंदा किया और कैनेडियन वज़ीर आज़म से मजाक किया। जबकि गार्जियन के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ वो रहनुमा थे जिन्होंने ट्रंप को मौसर अंदाज में संभाला। शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ़ की, मगर जब ट्रंप दोबारा स्टेज पर आना चाह रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका और अपनी तकरीर जो थी वो जारी रखी। और मैंने इस पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो पूरा सारा सिनेरियो था, जब ये लाइव आ रहा था, बराह रास्त आ रहा था, तो मैंने इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के दरमियान एक चीज़ ये नोटिस की
कि ट्रम्प जो थे वो मुस्तकिल नज़रें अपनी झुकाए खड़े रहे और जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते रहे वो उनको इंडोर्स करते रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने हम मनसब को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अजय जी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं मंशियात के आदी अफराद की। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि ये नशा कौन करता है? ये जो नशई होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये नशई है, वो नशई है, या ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे हमने बहुत सारे ऐसे नशई देखे हैं जो कि बैठे हुए थे। ये कौन लोग होते हैं? ये किसी न किसी के घर से तो होते ही होंगे। हो सकता है ये हमारे आपके अपने किसी करीबी घरों से हो, हमें तो नहीं मालूम होता कि कौन लोग नशा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग नशे में मुब्तला हो जाते हैं इसकी रीज़न क्या होती है? क्या ये बेरोज़गार होते हैं? क्या गुर्बत की वजह से ऐसा हो जाता है? क्यों हुकूमत इनको संभालने के लिए जो है वो मौसर इक़दाम नहीं करती? क्यों अगर कोई नशई सड़क पर बैठा है 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा तो पुलिस एक्टिव क्यों नहीं होती? क्यों पूछगछ करके उसको उसके घर नहीं पहुंचाया जाता? या अगर वो घर से बार बार भागकर आ जाता है तो इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया जाता? इनको रिहाब क्यों नहीं कराया जाता? क्या हुकूमत के पास या सिंध हुकूमत के पास ऐसी कोई भी हिकमत अमली नहीं है कि वो जिस नशई को जहाँ बैठा देखें वहाँ पर वो उसको रिहाब के लिए भेज दें? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर अब इस हवाले से हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी तो ट्रस्ट मी अब लोगों की जानो माल तहफ़्फ़ुज़ में नहीं रहेंगे। क्योंकि जो शख्स नशे में है, जो शख्स किसी भी ऐसी मेंटल कंडीशन में है कि उसको पता ही नहीं है कि वो अपनी सराउंडिंग में क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को अब्यूज़ कर रहा है, किसी की चीज़ें चोरी कर रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, गुजरते हुए किसी के साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा है, या फिर वो वहाँ पर ख़ुद कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से बाकी परेशान हो रहे हैं, तो लोग इसी तरीके से मरते भी रहेंगे, लोग परेशान भी होते रहेंगे और सड़कों पर जो एक है ना कचरा, गंद और ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी। इन नशई अफराद की वजह से ये हुआ है कि कराची में 2 नशई ने 2 बच्चों को जलाकर मार डाला। इमेजिन करें कि ये 2 नशई लोग थे जिन्होंने 2 बच्चों को जलाकर मार दिया क्योंकि वो नशे में थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थे, उनका दिमाग ही नहीं चल रहा था और उन्होंने किसी के 2 बच्चों को जलाया और मार दिया। कराची का इलाका है बल्दिया मवाज कोट, जहां पर नशे के आदी शख्स ने 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक हमले में झुलसकर जख्मी होने वाले 2 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा जी, वाक़ये के बाद मुलजिम ने भी मुबैना तौर पर अपना गला जो है काट कर खुदकुशी कर ली और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। अब आप सोचें कि ये 2 बच्चे जिनको जलाया गया, अब इनका जो इलाज है वो चल रहा है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इससे क्या समझ आ रही है? इससे ये समझ में आ रही है कि जब पुलिस क्रैकडाउन नहीं करेगी, जब पुलिस एक्शन नहीं लेगी, जिनके घर से ये नशे अफराद निकल के सड़कों पे रोड्स के ऊपर जाके बैठते हैं, वो आके रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। ये किसी के तो बच्चे होंगे ना, ये जो नशा करते, कोई तो इनकी फैमिली होगी ना, सारे ही तो बेयारो मददगार, सारे ही तो लावारिस नहीं होंगे ना, या सारे ही तो कहीं से आके बैठ नहीं गए होंगे ना। तो प्लीज़ वो फैमिलीज़ जिनके घरों में लोग नशा करते हैं और वो बाहर जाके सड़कों पर बैठ जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी भी सेफ्टी करें, दूसरों की भी सेफ्टी करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप सिंध गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके इनका रिहैब कराएं। ये ट्रीटेबल है, इनका इलाज हो जाएगा। नशई अफराद को सड़कों पे ना छोड़ें, पुलिस ने इनको नहीं उठाना, सिंध गवर्नमेंट ने इनको नहीं उठाना, किसी महकमे ने इनको नहीं पूछना, आप खुद उठाएं, इनको रिहैब कराएं अगर आप इनको घर में नहीं रख सकते। महराज भाई, किसी के बच्चे थे वो और उनके साथ ये हरकत की गई, आप सोचिए कि ये कितना बड़ा अलमिया है। बिल्कुल अलमिया है। और जैसा कि आपने बताया ना कि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि जी हीरोइन ची और जिनको कहा जाता है अमूमन नशे के आदि पड़े में सड़कों पे या किसी पार्क में या रोड पे फुटपाथ के ऊपर बैठे में, तो जाहिर सी बात है भाई किसी न किसी घर के चश्मो चिराग हैं। वो होता ही है कि अमूमन हमने देखा, इस पर थोड़ा सा काम भी किया तो पता ही चला कि बहुत सारा एक घर का नौजवान जो है उसकी गैदरिंग जो है वो सही नहीं थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो बेरोजगार था तो नशा उसने शुरू किया, नहीं। उसको कॉलेज से गैदरिंग कैसी मिली, स्कूल से गैदरिंग कैसी मिली, यूनिवर्सिटी में गैदरिंग कैसी मिली, मोहल्ले में गैदरिंग कैसी मिली, तो ये बड़ा मैटर करता है। आपको ये नजर रखनी है कि मेरा बेटा अगर घर से बाहर जा रहा है तो वो किन लोगों में बैठ रहा है, उसकी बैठक किन लोगों में, इस पर आपने नजर, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि उस पर नजर रखे। बाद में ये चीज़ें खराबी की जानिब जाती हैं और जब नशे की आदत लत लग जाती है तो उसमें हमने ये भी देखा है कि फिर वो पहले तो अपने माँ बाप से पैसे मांगता रहता है, बहन भाइयों से पैसे मांगता रहता है, और जब वो उसको झड़कना शुरू कर देते हैं ना, दे दे के तंग आ जाते हैं रोजाना कि भाई क्या हो गया, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान चोरी करना शुरू कर देते हैं।
वही ना, फिर घर निकालते के हैं घर बर्तन वाले चोरी उनको कर, घर से फिर बाहर। वो क्या हाँ। करते हैं, घर वाले तंग आ जाते हैं, कहते हैं भाई चलो यहाँ से जाओ। वो जाकर जो है वो सड़क पर बैठना शुरू कर देता है, वहाँ मजीद वो पाइप चोरी करना, चीज़ें चोरी करना शुरू कर देता है और काम शुरू कर देता है। तो हम उसको रिहैब की तरफ हम लेके ही नहीं जाते, क्योंकि पर ये तो जिम्मेदारी है ना घर वालों की कि कम से कम वो जाके उनका रीहैब तो कराएं, बाकियों के लिए तो वो मुसीबत नहीं बने ना। आपने तो अपने ना, घर ना, से ना। निकाल दिया। इसमें एक बात हाँ, मैं आपको हाँ। बताऊं, आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आपके सरकारी तौर पे हैं ही कितने? ये भी ठीक है? एक बात है। अच्छा, प्राइवेट है और इतना बेहतरीन बिजनेस है ये, हाँ, लोगों ने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले हुए। खोले हुए। हाँ, ठीक है, 35,000 40,000 50,000 पर मंथ चार्ज करते हैं, वो आपका बंदा भी रखेंगे, उसका खाना पीना सोना जागना मेडिसिन बस ये फिर सब बात- करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल जो ठीक कह रहे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार कहाँ है, सिंध सरकार कहाँ है? सिंध सरकार का है। चलिए जी, आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स नहीं बना रहे तो नहीं बनाएं, अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो हो जाए, बारिश से कुछ बह जाता है ढह जाता है कोई एक हिस्सा तो ढह जाए, लेकिन कम से कम आवाम को तो ना बहने दें, कम से कम आवाम की तो मदद करें, रिहैब सेंटर बनाएं। और ये जो अब क्योंकि विंटर सीजन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी खबरें आती है कि एक सड़क पे या एक फ्लाईओवर के नीचे इतने लोग मर गए। ये क्योंकि वो नशे में होते हैं, उनको सर्दी लगती है, उनको पता ही नहीं चलता, वो ठंड से भी मर जाते हैं। तो खुदारा इस तरह के लोगों को रिहैब सेंटर बनाएं, इस तरह के लोगों के ऊपर पैसे लगाएं, इन्हें उठाएं और लोगों के घरों को भी बचाएं और दूसरों की जानों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं ई चालान की। अब ये जो ई चालान है ये किस लिए हैं? ये डेफिनेटली इसलिए हैं कि ये आप ये लोगों के बारे में बता सकें। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके थ्रू पता चल सकेगा कि किसकी क्या लोकेशन है और किसका क्या जो है वो ओवरऑल स्टेटस है। अच्छा, अब ई चालान जो है वो इन्होंने कहा कि हम लेकर आ रहे हैं और ई चालान जो है उसको हम लागू कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि ई चालान लाने के लिए या ई चालान को इम्प्लीमेंट करने के लिए या ई चालान को रखने के लिए उस तरह के एटमॉस्फेयर भी हों, उस तरह का सिस्टम भी हो और उस तरह की सड़कें भी होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदील अब्बासी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स मजदा ऑनर्स एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या कहेंगे आप, ये क्या कम्बिनेशन है कि पहले जो ओवरऑल सिस्टम है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन ई चालान जो है वो नाफिज है? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इसके ऊपर रोशनी डाली। ये दुनिया का सबसे जदीद निज़ाम है और ये निज़ाम ज़ाहिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद होगा तो उस पर कामयाब होगा। कानून तो बनते रहते हैं, इससे पहले भी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के कानून हैं सिंध गवर्नमेंट प्रोफेशनल के। तो अभी इन्होंने 1965 का जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट का कानून है उसके ऊपर अमेंडमेंट की है। हाँ। और ये फेसलेस जदीद चलान का ये सिस्टम ला रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये दुनिया का जदीद सिस्टम है तो क्या उसके लिए कराची ठीक लोकेशन है या कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक है? कानून बनाना बहुत आसान बात है, कानून चंद लोग असम्बली के अंदर बैठ के बेहतरीन इन्वायरमेंट के ऊपर कानून बना सकते। कानून के ऊपर अमलदारी करवाना बहुत मुश्किल काम है। ज़ाहिर है आप यहाँ रोड पे जाती होंगी, क्या हाल है हमारे सिंध के चारों का, ख़ास करके कराची का। ये जब से बारिशें हुई हैं, जो छोटा सा खड्डा था वो 3 गुना बड़ा खड्डा हो गया। तो इससे हमारी काफ़ी मीटिंग हुई है DIG साहब से, अभी भी मेरी इसके बाद भी मीटिंग है। हमने भी उनको सिंध के ऑफिशियल जो हैं, सिंध के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, उनको भी यही बात का बावर करवाया है कि आप आवाम के अंदर पहले शऊर लाएं इसका। आवाम के अंदर शऊर होगा तो कानून के ऊपर अमलदारी होगी। जिस तरह से आप बात करें ना कि आवाम के अंदर शऊर लाएं, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपके अंदर जब अवेयरनेस होगी तो आप कोई रूल फॉलो करेंगे ना। रूल कौन फॉलो करता है? प्रॉब्लम ये है कि पहले आप कितने भी रूल्स बना दें, लेकिन आपको लोग उस तरह के चाहिए, आपको माइंडसेट उस तरह का चाहिए कि वो ओबे करें, वो रूल को फॉलो करें। फिर आपको इन्वायरमेंट उस तरह का चाहिए। अगर कोई रूल की एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरा, सिंध के ऑफिशियल से जब आपने बात की और आप कह रहे हैं कि हमने उनको ये सारी बातें बताई, तो आपको क्या आंसर आया? उन्होंने आपसे क्या कहा कि भाई ये हमने किस वजह से जो है वो करने जा रहे हैं, हम क्या किया है हमने नाफिज? सर वो तो ये मैडम वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी दुनिया में ये अपनाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में तो ठीक है। हाँ। उसकी सलाहियत भी है उनके अंदर। हाँ। और आवाम के अंदर शऊर भी है। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पूरे कराची के अंदर तकरीबन 45 लाख बाइकें
और ये पहले का कानून है कि जो फास्ट ट्रैक होता है उसके अंदर बाइक का अलाउ नहीं है। फास्ट ट्रैक चाहे फास्ट आप ट्रैक पे बाइक अलाउ नहीं, बाइक अलाउ नहीं। आप कैमरा लेके निकले, हमने ये डीआईजी साहब को भी कहा है कि आप अपनी टीम के साथ निकले, 90 to 95% बाइक आपको फास्ट ट्रैक में मिलेंगी। क्योंकि सर अवेयरनेस ये ना, बाइक जो बंदा बाइक पे है ना, उसका दिमाग ये है कि मुझे दुनिया में सबसे तेज़ निकलना है। मतलब मेरे पास बाइक है इसलिए कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, मेरे पास बाइक है इसलिए कि ट्रैफिक में अगर मैं फंस गया हूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर फास्ट ट्रैक की आपने बात की, तो बाइक हमारे यहाँ जिसके पास बाइक है वो तो कहता है फास्ट ट्रैक बना ही मेरे लिए। अब आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि फास्ट ट्रैक पे बाइक नहीं चलती, लेकिन हमारे यहाँ जिसके पास बाइक है वो तो अपनी ज़िंदगी में धूम मचा रहा है। मतलब अगर कोई घर से बाइक लेके निकला है, उसके जहन में पहले दिमाग में ये बात है कि बाइक मैंने इसलिए ली है कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, मैं सड़कों पे धूम मचाऊंगा, मैं फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बाइक है और मैं ट्रैफिक जैम में तो रुकूंगा नहीं, मैं फुटपाथों से आड़ी टेढ़ी करके मैं अपनी बाइक से निकल जाऊंगा। तो हमारे यहाँ तो बाइक का मतलब है तेज़ रफ्तारी, बाइक का मतलब है जल्दी पहुँचना। तो जिस शहर में बाइक का मतलब ही तेज़ रफ्तारी है, उस शहर में फिर आप किस तरीके से रूल बनाएंगे? और आप किसी बाइक वाले को ये कह सकते हैं कि भाई ये फास्ट ट्रैक है या ये मीडियम ट्रैक है, भाई इधर से नहीं जाना, ये इधर से नहीं जाना, ये आप कह सकते हैं? फिर दूसरा मैडम, इसके अंदर बहुत सी इसके अंदर नेग्लिजेंस है। अब हमारे अंदर लोगों को शऊर नहीं है। अब एक बंदे के ऊपर चलान हो रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि 14 डेज के बाद वो चलान डबल हो जाएंगे, 21 के बाद और डबल हो जाएंगे, आफ्टर 6 मंथ के बाद उसका क्या नाम है, अगर लाइसेंस है तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके ऊपर इन्होंने कहा कि फिर मेरे ख्याल में 12 मंथ के बाद उसका NIC ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरा तो यही बात का मानना है कि पहले इसके ऊपर भरपूर तरीके से इनको कैंपेन करनी चाहिए। ख़ास करके जो ट्रैफिक पुलिस है, जिस तरह वो हर गली चौराहे शाहराह के अंदर खड़े हुए हैं, इस तरह उनको इस कानून को चलाने के लिए, एक शऊर के लिए कैंपेन चलाना। सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा, मतलब किस तरह काम करता है ये बताएं। ये दुनिया के जो जदीद कैमरे हैं ये उसके थ्रू काम करता है। ठीक है। अभी कराची के अंदर कोई 250 से 300 कैमरे इन्होंने जदीद लगाए। पूरे कराची को कवर करने के लिए कम से कम 1300 से 1500 कैमरा चाहिए। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि ये 1 साल के अंदर भी बहुत मुश्किल है कि इन्होंने इतने सालों के अंदर 200 से 250 कैमरा किए। हाँ। और इनको करने हैं पूरे कराची को कवर करने के लिए 1300 से 1500 कैमरे। ओके। वो कैमरे लगेंगे तो फिर ये सिस्टम चलेगा। सही। अगर वो कैमरे नहीं लगेंगे तो ये वो वाली बात हो जाएगी कि जो रेड जोन के एरिए हैं या कुछ पोश इलाके हैं वहाँ तो ये कानून चल सकता है, पर जाहिर है जब पूरी कराची में नहीं होगा तो उस पर वो कैसे चलाएंगे। पूरी कराची तो अभी इस कानून के ऊपर काफ़ी सवाल है और इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है। तो देखिए आपके 3 मेन रिजर्वेशन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि शऊर जो है आवाम के अंदर, सही। इसको उजागर करे ट्रैफिक पुलिस। हाँ। देखिए, चलान के लिए तो वो मशहूर है ना, सही। अवेयरनेस के लिए मशहूर कि भाई ये चलान आ रहा है, इसके ऊपर आपको ये चीज़ होगा। कम से कम 6 मंथ इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाएं। कर भी रहे हैं, पर वो हैवी जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है। पर हर अलग अलग स्टेक होल्डर है ना यहाँ कराची शहर के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया है कि 44-45 लाख बाइक है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आदिल भाई के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आप हमारे शो पर आए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज बात करेंगे दांतों के हवाले से, डेंटल सर्जरी के हवाले से, और जो बहुत सारी कॉस्मेटिक और नई नई चीज़ें आ गई हैं डेंटिस्ट्री में, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात करते हैं स्किन केयर की, ब्यूटी की, और किस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है वो बेहतर रख सकते हैं। तो चमकदार जिल्द और जवान नज़र आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इस बात का कि उनकी जो स्किन है वो क्लीन हो,
दाग धब्बे नहीं हो, झाइयाँ नहीं हो और चमक हो, यानी चमक जिसको बोलते हैं ग्लो हो। तो ग्लोइंग स्किन के लिए आपने क्या करना है, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी भी है और बहुत ज़बरदस्त एक तरह का कहना चाहिए ना सजेशन भी है आपके लिए कि आप ये अप्लाई करें। तो डेफिनेटली जब आप इसको करेंगे, ये रेमेडी जब आपके साथ मैं भी शेयर करने जा रही हूँ, तो आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे और आपकी स्किन जो है वो वाकई उस पर ग्लो आएगा, साफ़ होगी, रंगत भी जो है उसकी साफ़ होगी। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि एक पका हुआ जापानी फल लेना है और फिर उसका छिलका उतार कर गूदा निकालें। अच्छा जी, उसमें 1 चम्मच शहद और चंद कतरे लीमू का रस मिलाएं। ये आमेज़ा चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। ये मास्क जल्द के जो मुर्दा खुलिए हैं, यानी डेड सेल जो होते हैं स्किन के, उनको हटाकर नरमी लेकर आता है, चमक और ताजगी यानी फ्रेशनेस लेकर आता है, जल्द की रंगत निखारती है। ये वाला जो आपकी जो रेमेडी है और झुर्रियों को कम करने में जो है वो मददगार साबित होती है। तो चमकदार जल्द के लिए ज़रूर ये टोटका आजमाएं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि प्रोटीन के हवाले से एक रिसर्च है। प्रोटीन यूजुअली तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे बॉडी की ऐसी चीज़ों में काम आती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको अपनी प्रोटीन इंटेक का जो है ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर प्रोटीन एक्स्ट्रा हो जाए तो इस वजह से आपका जो किडनी इन्फेक्शन है वो हो सकता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ज़्यादा प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो फिर इतना ही जो है वो बुरा हो सकता है। अच्छा, अब ये क्या रिसर्च है? ये रिसर्च कुछ इस तरह से है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने के नुकसानात क्या हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक ज़्यादा प्रोटीन खाना इतना ही नुकसानदेह है जितना इसका कम इस्तेमाल। अच्छा, ज़्यादातर लोग पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं जो जिस्म के लिए मुज़र सेहत साबित होता है। अच्छा, प्रोटीन अकेला फ़ायदेमंद नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई भी ज़रूरी है। बरतानिया में औसतन अफराद रोज़ाना 1.2 ग्राम फ़ी किलो वज़न के हिसाब से प्रोटीन लेते हैं, जबकि जो सजेस्टेड प्रोटीन है, तजवीज़ करदा प्रोटीन है, वो है 0.75 ग्राम फ़ी किलो। अच्छा, ये जो मेल्स को सजेस्ट की जाती है प्रोटीन, ये है 60 ग्राम डेली और जो फीमेल्स के लिए है ये है 54 ग्राम डेली। अच्छा जी, अब क्या है, 50 साल से ज़ायद उम्र वालों के लिए जो है वो 1 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो प्रोटीन दी जाती है। ज़्यादा प्रोटीन वाली कई ग़िज़ाएँ इंतहाई प्रोसेस शुदा होती हैं जिनमें नमक, चीनी और केमिकल जो है वो भी ऐड होते हैं और कुदरती ज़राए से प्रोटीन लेना बेहतर है, जैसे दालें, अंडे, मछली, मुर्गी और जो मेवे वगैरह होते हैं। अच्छा, ज़्यादा प्रोटीन के क्या नुकसानात होते हैं? गुर्दों पर दबाव बढ़ जाता है, पथरी और गुर्दा फेल होने का ख़तरा होता है, दिल की बीमारियों और कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है। दीगर ग़िज़ाई अज्जा, फ़ाइबर, वाइटमिन्स, मिनरल्स का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। ज़्यादा जानवरों का प्रोटीन खाने से जो है वो कैंसर के इम्कानात 4 गुना हो सकते हैं। अच्छा, ये जानवरों से मुराद वही है कि आप जो रेड मीट खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह से नुकसानात हो जाते हैं। तो प्रोटीन खाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी आपको फील हो कि आपको जो है वो यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो पहले आप ये देखें कि आप कितनी इनटेक प्रोटीन की ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम करती है आपका जो किडनी का सिस्टम है उसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वैसे तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है और अभी जो अवार्ड्स हुए हैं वहाँ हमने देखा कि एक्टर्स बड़ी चमक धमक के साथ हैं, फिर हानिया वहाँ पर बीमार भी हो गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से कि नई नई मूवीज़ भी आ रही हैं, शूट्स भी हो रहे हैं। फिर अभी जो पेरिस फैशन वीक हुआ है, स्प्रिंग समर कलेक्शन, उसके हवाले से भी आने वाले शो में हम आपको बताएंगे कि कौन से पाकिस्तानी डिज़ाइनर ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। चलिए जी, वाइट कलर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है और जो लोग भी वाइट कलर पहनते हैं वो बड़े ग्रेसफुल लगते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपने ये भी देखना होता है ना कि वाइट कलर आप कब पहन रहे हैं, दिन में पहन रहे हैं, शाम को पहन रहे हैं या रात को पहन रहे हैं। लेकिन हमारी एक्ट्रेस जब भी वाइट कलर पहनती है तो बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये स्टोरेज बॉक्स कहलाते हैं और अगर आपके घर में भी ऐसे कोई बॉक्सेस हैं तो आप उनको बड़े मज़े से उसके ऊपर जो है वो पेपर चढ़ा के और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चढ़ा के जो है ना उसको स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं।
आई यूज़ टू डू इट जब मुझे कुछ समझ नहीं आता और आप ऐसे ही बैठे होते हैं घर में, तो आप कहते हैं कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जो अम्मी की बेल वगैरह रखी हुई होती है ना, वो कोई अगर डब्बा घर में फारिग पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ आपने लगाया, उसकी सराउंडिंग पे ग्लू से बेल चिपका दी आपने, और फिर उसको आप जो है वो अपने स्टॉपर्स के लिए या टॉप्स के लिए रख लेते हैं। यूजुअली इसके अलग से भी बड़े प्यारे बॉक्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी बेस्ट एक्टिविटी है। और विंटर्स के में तो लोगों के पास बहुत टाइम होता है आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, ड्रामा देखने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो ये एक्टिविटीज़ ना आपके ब्रेन को बड़ा हेल्दी रखती हैं और ये आपके माइंड के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि आप जाके कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं खरीद सकते, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अ फन एक्टिविटी, तो ज़रूर इसको कीजिएगा। चलें शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जो है वो हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें करनी है हमने, और बातें क्या करनी है दांतों के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे कि अपनी दांतों की सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। शाह भाई ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। भाई ये तो बहुत यमी रेसिपी है और डेफिनेटली ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये क्या होता है कि जब आप चाय पीते हैं, ऐसी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, तो फिर दांतों को जो होता है ना वो भी आपने संभालना होता है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना होता है, और सारे जो कहते हैं ना कि वाइटनिंग प्रोसेस है या दांतों को बेहतर रखना है ताकि मुंह से स्मेल नहीं आए। दांत अगर आपके ठीक हैं तो डेफिनेटली आपकी स्माइल भी बड़ी ब्राइटन हो जाती है। तो इसी सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए शाह भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं शाह भाई? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाह भाई अभी तो जिस तरह से हम दांतों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ब्रशिंग करनी चाहिए, या फिर अभी बहुत सारे मसले हैं जो डिस्कस करेंगे शाह भाई के साथ, वहीं अब क्या हुआ है कि जो एक्ट्रेस है ना, उन्होंने अब बड़ी सर्जरीज भी करवाना शुरू कर दी हैं कि अगर किसी को, मतलब हॉलीवुड में मैं देख रही थी कि अब ख़वातीन क्या कर रही हैं, वहाँ पर जो उनकी एक्ट्रेस हैं वो क्या करती हैं, जानबूझ के गैप भी बनवा रही होती हैं, यानी वो एक पूरा बॉन्डिंग डेंटिस्ट्री या सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी भी जो है ना अब वो आ गई है और ये बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन उससे पहले यानी अपने दांतों की शेप चेंज कराने से पहले, अपने दांतों पे कोई काम कराने से पहले दांतों की सफाई करना बड़ा ज़रूरी है, दांतों की बीमारियों से छुटकारा पाना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं शाह भाई जब आपके पास पेशेंट आते हैं दांतों का मर्ज लेके? यूजुअली मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शाह भाई बताएं कि शाह भाई क्या कॉमन कंप्लेन है दांतों की, फिर हम इसकी मजीद आगे बात करें। देखिए, एक तो पायरिया होती है। पायरिया ये कॉमन है, सबसे कॉमन बिल्कुल है। पायरिया। हाँ। और इसमें मुंह से स्मेल भी महसूस होती है, दांतों से पानी की रतूबत का खारिज होना, और उसकी वजह से मसकड़ों में सूजन हो जाती है, और बाज़ लोगों को गर्म ठंडा ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा, और बाज़ लोगों को दर्द होता है, बाज़ लोगों को कैविटी होती है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं। हाँ, हमारी एक हद होती है इसमें, हम इस हद तक हम चलते हैं। क्या गर्म ठंडा लगता हो वो ठीक हो सकता है, कैविटी हो गई है वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर जहाँ पे सर्जरी की बात आ जाती है, दांत निकलवाने की बात आ जाती है, तो हम डेंटल डॉक्टर को रेफर करते हैं। डेंटल डॉक्टर को? बिल्कुल। अच्छा, और बहुत ज़्यादा एहतियात करें। हाँ। क्योंकि दांत आपके बहुत नाजुक जगह है, ये नाजुक जगह, नाजुक जगह है, इसमें ख़तरनाक भी हो जाता है सही। ये। अच्छा, पायरिया की बात की शाह भाई ने। शाह भाई पायरिया के हवाले से ना बहुत सारी ऐसे मिथ्स भी हैं और मिसकंसेप्शन भी हैं, और लोग इसका ना अपने तौर पे तरह तरह से इलाज भी करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को पायरिया होता है, कंटिन्यूस उनके मुंह से स्मेल आती है या वो ब्रश करते हैं तो ठीक हो जाते हैं? क्योंकि इस हवाले से ना बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बात करते हैं कि नहीं, अगर किसी को पायरिया है भी तो अगर वो 3 दफ़ा ब्रश कर लेगा तो उसके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, नहीं वो तो ट्रीटेबल है, नहीं आप मुंह में ये रख लें वो रख लें। ज़रा ये बताएं कि एक्चुअल में पायरिया है क्या, और ये क्या ट्रीटेबल है, मतलब ये क्योरेबल है या नहीं है? देखें, पायरिया एक रतूबत होती है, ठीक है, ठीक है, जो कि दांतों में से, मसूड़ों में से आती है। सही। उसमें स्मेल बहुत बेतहाशा होती है, ठीक, ठीक है, बैड स्मेल होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्ती तौर पे कि आपने ब्रश किया, थोड़ी देर के लिए वो ख़त्म हो सकती है, बाद में फिर शुरू हो जाती है, दोबारा शुरू होती दोबारा है। शुरू यानी हो एक पायरिया इज जस्ट लाइक अ परमानेंट कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ। और एक ये होती है, दूसरा ये है कि मसलों में सूजन भी हो जाती है उसके साथ। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये है कि लोगों को गर्म ठंडा ज़्यादा फील होता है दांतों में, क्या करना वो चाहिए? पायरिया नहीं होती है, गर्म ठंडा हाँ, जो फील हाँ, होता है, सही। सेंसिटिव हो जाती है हाँ। जगह। तो एक ये होती है, लेकिन इसकी जो एक नुक्सा मैं बता रहा हूँ, ये ऑलराउंडर कहलाता है इसके लिए, दांतों के लिए। ये पायरिया के लिए भी बेहतर है, गर्म ठंडा लगता हो या अगर दांतों में दर्द होता हो, दोनों सूरतों में काम करेगी ये। आपने लेना है सत पुदीना, सत काफूर, सत अजवाइन, ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, हाँ, ये सत होते हैं इसके, पेपरमिंट और थाइमोल, हाँ। कैनफर,
ओके। ये तीनों चीज़ें आप 10-10 ग्राम ले लें और एक शीशी में डाल दें। सही। जैसे आप शीशी में डालेंगे आस्ते आस्ते ये खुद ब खुद लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, अच्छा, खुद ब खुद बन जाएगा। सही। थोड़ी देर में देखेंगे बिल्कुल पानी बन जाएगा ये। ओके। इन तीनों अगर दूर दूर रखेंगे तो नहीं बनेगा, मिला लेंगे तो पानी बन गया। इसके 10 ड्रॉप्स 1 कप पानी में डाल के सुबह कुल्ली करें, फिर 10 ड्रॉप दोपहर को, 10 ड्रॉप शाम को, दिन में 3 बार करें। ये पायरिया आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, दांतों में गर्म ठंडा लगता हो वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो आपने थोड़ा सा ये ड्रॉप्स लेके आपने कॉटन पे लगा के दांत पे रख लें, आपके दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। तो ये इससे पूरा हो जाएगा। दूसरा, दांतों में कैविटी हो गई है, अब उसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो एक बूटी आती है कटेली के नाम से, कटेली के नाम से। कटेली। जी हाँ, सही। ये बिल्कुल ऐसी होती है, बेर की तरह होती है, लेकिन सूखी हुई होती है, येलो कलर की। सही। उसमें बीज होते हैं काफ़ी, ये खाने की नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये आपने कोयले पे डालना है। सही। जब ये जलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो इसका स्मोक जो है, धुआं जो है, वो आपके दांतों पे लगे। दांतों आप पे मुंह खोल लें किसी बर्तन में डाल के ना, हाँ। मुंह खोल लें ताकि दांतों पे आपका इसका धुआं लगे। दांतों जैसे ही लगेगा तो ये पानी भर के ये कैविटी जो है ये निकल रही होगी सही। आस्ते आस्ते। ये एक टाइम रोजाना करना है, सिर्फ 5 दिन करना है, 5 दिन करना। 5 दिन करना। लेकिन याद रहे ये अस्थमा का यानी दमे का मरीज ये ना करे। अच्छा। बाकी सब कर सकते हैं। सही। और ख़ास दमे के तौर मरीज ना पे करें, हाँ। जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके तो दूध के दांत हैं वो तो गिरते रहते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। चलिए शाह भाई, हम दांतों के वाले से तो बात कर रहे हैं, दमे का आपने जिक्र किया, तो दमे के पेशेंट्स के लिए तो ये जो विंटर सीजन है ना, ये और भी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। इसमें क्या करना चाहिए, इनको क्या रेमेडी करनी चाहिए दमे के मरीजों को? दमे का पेशेंट जो है वो एक तो विंटर सीजन में, दूसरा धूल मिट्टी, धुआं, हाँ, खुशबू, हाँ। बदबू, इनसे उनको थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं वो, सही। क्योंकि इनको बहुत जल्दी अटैक होता है। ये एस्थमेटिक एलर्जी कहलाती है। सही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और ठीक करने के लिए, यानी आपका सीज़न बहुत अच्छा गुजरे हाँ। दमे के पेशेंट का, तो आपने गुले जूफ़ा लेना है। अच्छा, गुले जूफ़ा पंसार के पास मिल जाएगा, जड़ी बूटियों की दुकान पे। सही। आप एक 100 ग्राम ले लें, इतनी सारी मिल जाएगी आपको। उसका 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। एक टाइम रोज़ाना रात को पिएं। अगर आपको सांस हो रहा है तो आप उस टाइम भी पी सकते हैं, दिन में 2 बार भी पी सकते हैं इसे। लेकिन जब देखें कि बेहतर हो आप तो एक टाइम रोज़ाना पिएं। आपका ये जो विंटर सीज़न है आपका बहुत बेहतरीन गुजर जाएगा। विंटर सीजन। अगर आप इनहेलर यूज़ करते हैं हाँ, तो बिल्कुल, जो वो लोग याद inhaler use रखिएगा करते हैं। एज नीड आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि अगर इनहेलर में, डॉक्टर की दवा में रद्दोबदल करनी है हाँ। तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके कीजिएगा, खुद से ना कीजिए। खुद से ना करें। अच्छा, दमे के मरीज जो हैं वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और किन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ एलर्जीज़ हैं। अच्छा, हाँ, आप देखें आपको किस चीज़ से एलर्जी, आप वो चीज़ अवॉइड करें। अवॉइड करें। बाकी ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और बहुत ज़्यादा जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन चीज़ों से अवॉइड करें। इन चीज़ों से और अवॉइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुशबू या चीज़ें हो तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लंग्स इश्यूज़ भी होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है कि सांस लेने में तकलीफ है या फेफड़ों के मसले होते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एहतियात करनी, एहतियात अफसोस से बेहतर है। हाँ, अब उनकी इलाज कंडीशन, से बेहतर। हाँ। हाँ, वो है ना नहीं, एहतियात। एहतियात हाँ, अफसोस से भी हाँ, बेहतर है ना। तो इलाज ज़रूरी है इनका। लेकिन अपने जो पल्मोनरी के डॉक्टर हैं आप उनसे अपना मशवरा, उनसे टच जारी रखिएगा। जारी रखें, हाँ। हाँ, कोशिश ये कीजिए खुद से कोई चीज़ पड़ोसियों से पूछ के मत कीजिएगा, मत करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्थ का सेंसिटिव हो मसला है। जाता है। हाँ, हाँ। याद रखिएगा, सांस के पेशेंट के साथ हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छा। दिल बड़ा हो जाता है हाँ। सांस की वजह से। सही कह रहे हैं, तो ये बहुत एनलार्जमेंट हो एहतियात जाती है है। हार्ट की। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें आप लोगों ने ना एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। अच्छी जी, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ये जो हम बात कर रहे थे दांतों के सेहत के हवाले से, अब लोगों को चाहिए कि जी उनके दांत जो हैं वो चमकदार हो जाएं, फाइट हो जाएं, हाँ। एकदम स्पार्कल टीथ। कैसे मुमकिन है? देखें, ऐसे मुमकिन है कि आप बहुत सारे टूथपेस्ट यूज़ करते हाँ। हैं, वो आप अपनी जगह रखिए। हाँ, आप सही। आपने लेना है काली मिर्च हाँ, 50 ग्राम और अनार का छिलका 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम। 3 चीज़ें, काली मिर्च, अनार का छिलका, लाहौरी नमक, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें और एक जार में रख लें। जब आप टूथ ब्रश करेंगे ना, आप थोड़ा सा टूथ ब्रश लिया, कोई सा भी जो यूज़ करते हैं आप, और थोड़ा सा ये पाउडर उसके साथ लगा लिया जो आपने बनाया है, और इससे आप ब्रश करें।
आप देखें आपके दांत कैसे होते हैं, चमकदार, बिल्कुल चमकदार, साफ सुथरे हो जाए, शाइनिंग वाले, Shining वाइट वाले, एकदम। लेकिन बिल्कुल ये यूजुअली लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं कुछ भी कर लो, अगर आपके दांत जो हैं वो पीले हो गए ये हैं दांतों या दांत जो हैं वो आपके गंदे हैं तो वो नहीं साफ होते, बस वो वक्ती होता है, वो थोड़े अरसे के लिए होते हैं लेकिन दोबारा फिर वैसे ही हो जाएंगे। इसका कोई परमानेंट नहीं नहीं, ये सोल्यूशन? परमानेंट सोल्यूशन है। अच्छा। हाँ, इससे दांत की पिलाट भी खत्म होगी। और जैसे किसी भी चीज़ के, चाय के, स्मोक के, किसी भी चीज़ के निशान होंगे वो भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें जब सफाई जारी रखेंगे तो ख़राब कभी नहीं होंगे, खराब कभी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, फिर कलर भी ख़राब नहीं होगा, कलर भी खराब आप नहीं अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो फिर वो कलर ख़राब तो होगा। सही। अच्छा, ये कितने दिन करना है तो फौरन से ये देखें वाइट होना शुरू हो जाएंगे दांत? जो चीज़ 4 दिन में काम नहीं करे वो 4 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा, हम जो भी रेमेडी बताते हैं आपको, चाहे वो जोड़ों के दर्द की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चेहरे की हो, वो जो 4-5 दिन में काम नहीं करती है वो 4-5 साल में भी नहीं करती। 4-5 साल में भी नहीं करती। तो भाई आपके सारी दांत बातें जो हैं use वो करके वाइट हो बताइए। जाएंगे सिर्फ 4 दिन में अगर आप शाह भाई की जो बिल्कुल, रेमेडी है बिल्कुल। वो अप्लाई करते हैं। अच्छा शाह भाई, आप यूजुअली जब भी आते हैं तो बहुत बात करते हैं लाहौरी नमक के हवाले से ना कि लाहौरी नमक आप इस्तेमाल करें। लाहौरी नमक के क्या फ़ायदे होते हैं? देखें लाहौरी नमक तो एक ग़िज़ा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट इस्तेमाल ना करे, हाँ। बाकी सब कर सकते हैं। सही। मैंने जब भी आया हूँ मैंने लाहौरी नमक को इतना नहीं किया। हाँ, हाँ। उसकी वजह ये कि काला नमक भी है, काला नमक और भी भी है। नमक हाँ, भी है, मतलब सेंधा ये नमक सारे भी है, जो है सॉल्ट्स के बारे में आप बहुत बात सारे करते हैं। नमक हाँ, होते हाँ। हैं। अब काला नमक भी है, सेंधा नमक भी है, लाहौरी नमक भी है, सफ़ेद नमक भी है, हाँ। बहुत सारे नमक हैं। हाँ। अब ये चूरनों में तो इस्तेमाल हो सकती है, हाँ। दवाइयों में इस्तेमाल नहीं हो सकती। दवाइयों में इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये एक जो है ना क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि लोगों को बीपी की शिकायत हाँ, रहती है, लोगों को बहुत सारे बीपी हार्ट की शिकायत इश्यूज होती भी है। हैं, हाँ, बहुत एहतियात करनी है। बहुत एहतियात करनी है कि अगर आप किसी चीज़ में सॉल्ट इंटेक ले रहे हैं तो बहुत देखभाल के लें। अच्छा जी, गम्स से खून आना, मसूड़ों की स्वेलिंग, मसूड़ों की सफाई, ये कैसे होगी और इसके लिए क्या रेमेडी है? देखें, एक जैसे लौंग, दारचीनी और एक फल आता है माजू फल, हाँ, पंसार से मिल जाता है। सही। ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम हाँ। और 50 ग्राम समंदरी झाग, अच्छा। समंदरी झाग, इनको मिला लें, एक अच्छा मंजन तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसका ये है कि तरीका, इसको उंगलियों से लगा लें, 5 मिनट, 1-2 मिनट रोक लें, फिर उसके बाद आप कुल्ली करें, ठीक है। दांतों से खून आना ये भी दूर हो जाएगा, और दूसरा दांतों की सफाई के लिए भी बहुत बेहतर है, जो दांतों में जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दांतों के जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए जी, बात करें हम दांतों के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से, और चमकदार दांत जो हैं वो कैसे मुमकिन है। शाह भाई ने बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी हमारे साथ में शेयर किए। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे और आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही है दांतों के हवाले से कि किस तरह से आप अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। और जब भी मैं केयर की बात करती हूँ ना तो लोगों के जहन में दांतों के हवाले से ये बात आती है कि जी दांत चमकदार होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, लेकिन उस हवाले से लोग मेहनत नहीं करते। अब इस पर बात करने के लिए जो है हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली खान ने, जो कि डेंटिस्ट भी हैं, डेंटल सर्जन भी हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है ना अपने काम के माहिर हैं। हमारे शो पर आते रहते हैं, इस दफ़ा बहुत अरसे बाद आए हमारे शो पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक है, अच्छा डॉक्टर अली, जिस तरह से अभी मैं शाह भाई से भी पूछ रही थी कि ये जो गम्स के इशूज़ होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि गम स्वेलिंग हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, या इससे पहले बिफोर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट पायरिया। पायरिया के हवाले से एक जो है ना आम मिथ भी है, एक आम लोगों का रवैया भी है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे शाह भाई ने बताया, इट्स अ परमानेंट कंडीशन। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ब्रशिंग करने से पायरिया ख़त्म हो जाता है एंड ऑल दैट। तो पायरिया से रिलेटेड ही बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, माउथ की, ओरल हाइजीन एंड ऑल दैट। क्या वाकई ये परमानेंट कंडीशन है, ख़त्म हो जाता है या नहीं होता है? देखें, मसूड़ों की बीमारी भी वैसी ही बीमारी है, हाँ, जैसे थायराइड की बीमारी होती है, अच्छा, शुगर होती है, हाँ, हार्ट डिजीज़ेस होती हैं, डिप्रेशन होता है। इस तरीके से मसूड़ों की भी एक बीमारी है जो कि रहती है काफ़ी अरसा दराज तक। अच्छा, और और मसूड़ों की बीमारी होने में भी टाइम लगता है, ये नहीं है कि ये फ़ौरन से हो जाती है। ठीक है, अच्छा, मतलब हम इग्नोरेंस को उस लेवल तक ले जाते हैं कि मसूड़े फिर जवाब दे देते हैं उनके जरासीम कि अब हमें आपके मसूड़ों को ख़राब करना होगा, हड्डी गला देंगे हम आपकी। फिर जाके पेशेंट को होश आता है जब उसके मसूड़ों से खून आना शुरू होता है, या फिर कोई ऐसी कंप्लेन होती है जिससे कि दांत हिल जाने। फिर वो जाता है डेंटिस्ट के पास, जाके कहता है मैं तो 2 टाइम ब्रश करता था, ये अचानक से दांत हिलना क्यों शुरू हो गया? तो वो ये जो ड्यूरेशन है ये बहुत सालों का होता है, और ये अच्छा। इग्नोरेंस और ये एटीट्यूड डेंटिस्ट के पास जाने का जो बनाया जाता है वो बचपन से बनाया जाता है।
सही। अगर जैसे कि पेरेंट्स मेडिकल टेस्ट अगर करवाते हैं, उम्मीद है कि करवाते Yearly होंगे साल करवाते में हैं, जी, हाँ। इस तरीके से अगर साल में एक दफ़ा डेंटल विजिट भी ये एटीट्यूड बच्चों को सिखा दिया जाए तो फिर ये फ्यूचर में आके ये मसूड़ों की बीमारी नहीं होगी। नहीं होती। अभी कल भी मैं एक शो पे बात कर रहा था तो मैंने बताया कि ये जो मसूड़ों की बीमारी की वजह से डायबिटीज़ होने के बड़े चांसेस हैं, और हम डेंटिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ डायग्नोस कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? जब वो दांत लगवाने आते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये HbA1c लेवल। HbA1c, हाँ हमें उसको एक लेवल के अंदर देखना होता है इम्प्लांट्स वगैरह करने के लिए। सही। हम टेस्ट करवाते हैं, सही। टेस्ट करवाते हैं तो पेशेंट कहता है भाई आप तो डेंटिस्ट, आपका क्या ताल्लुक डायबिटीज़ लेवल? डायबिटीज से, जबकि बड़ा गहरा एग्जैक्टली। और जब ताल्लुक वो है। टेस्ट करवा के आते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है कि वो रेंज हाई और हो हाँ, चुकी है। और वो बड़े जो है ना वो नाउमीद होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, तो वो ये मतलब ये होता है। थोड़ा सा एलिब्रेट करें कि मसूड़ों की प्रॉब्लम की वजह से या मसूड़ों के साफ ना होने की वजह से या मसूड़ों की बीमारियों की वजह से कैसे डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। देखें, जो इंसुलिन लेवल है हाँ, उसका बड़ा को लिंक्ड है हमारे मसूड़ों के जरासीम के साथ। अच्छा। ये रिसर्च तख्लीक ये कहती है ठीक। कि मसूड़ों के जरासीम इंसुलिन लेवल को अप एंड डाउन करते हैं, अच्छा, जो कि ज़रूरत है हमारी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की बिल्कुल, बात। हाँ। तो अगर मसूड़ों के जरासीम कम होंगे यानी नॉन एक्टिव फॉर्म में होंगे, होते तो हमेशा हैं, इस वक्त सबके मुंह में होंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक्टिव फॉर्म में अगर वो होंगे तो वो एक्टिव मतलब अगर वो गंदगी के साथ मर्ज हो जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे तो फिर वो इंसुलिन लेवल को अप एंड डाउन करते हैं। इंसुलिन इसी लेवल। तरीके से मसूड़ों के अंदर अगर वो जो टाटर है जिसको पायरिया आप लोग कहते हैं, हाँ, हम पायरिया नहीं कहते हैं, हम उसको जिंजिवाइटिस की तरफ लेके जिंजिवाइटिस जाते हैं, कहते या हैं, सही। कैलकुलस की पोजीशन की वजह से जो तो येलो सा जो एग्जैक्टली हाँ, कैलकुलस कैलकुलस, हाँ, वो सही। प्लाक की एक्यूमुलेशन की वजह से। सही, हाँ। तो वो जब जमा हो जाता है तो वो कैलकुलस के टुकड़े अगर गिरना शुरू हो जाएं, मुंह से अंदर जाना शुरू हो जाएं, जिनको कभी कभार लोग मिसकंसेप्शन में कहते हैं हमारे दांत टूट रहा है। दांत टूट रहे हैं, वो yes, दांत हाँ, नहीं होते, वो कैलकुलस के टुकड़े होते हैं जो अंदर से अंदर की सतह से समटाइम्स वो कुछ हार्ड शेप में होते हैं, समटाइम्स एग्जैक्टली वो जब गिर के अंदर जाना शुरू हो जाए जिस्म में तो शरियानों में अगर वो फंसना शुरू हो जाएं तो उनका वही रोल होता है जो कि घी का होता है शरियानों के अंदर। ओके, तो फिर इट विल लीड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस एज वेल। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताएं कि ये कैलकुलस की जो प्रॉब्लम है, मसूड़ों की जो सफाई है वो कैसे की जाए फिर? मसूड़ों की सफाई देखें, पहले मैंने वो एटीट्यूड की बात शुरू में की हाँ। थी। 2 टाइम ब्रशिंग आपने रेगुलर रखनी है, ठीक। फ्लॉस का इस्तेमाल करना है। हाँ। डेंटिस्ट के पास साल में 1 दफ़ा अच्छा, आपने प्रैक्टिस बना दी है अंटिल 40s। सही। 40s के बाद क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, साउथ एशिया में हाँ, शुगर और हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके बाद 6 महीने में 1 दफ़ा रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, अगर सही। कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम आपके जिस्म में है हाँ। तो आपने 6 महीने में 1 दफ़ा जाना है, अदरवाइज साल में 1 दफ़ा डेंटल विजिट लाजमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लोग जो माउथ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, उनको इतना सीरियस नहीं लेते। ये जब सीरियस लेते हैं कि जब अकलदार निकल रही है तो ज़रूर हर कोई जाता है डेंटिस्ट के पास कि डॉक्टर साहब ये बता दीजिए मेरी तो अकलदार निकल रही है या इसमें पेन हो रहा है, या फिर स्केलिंग करवाने जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये शौक होता है कि जी दांत बहुत ज़्यादा स्पार्कल करें, वाइट रहें, अच्छी बात है। लेकिन दांतों की सेहत के लिए, दांतों की मजबूती के लिए, ओरल हाइजीन के लिए लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। हमारे यहाँ मिजाज ही नहीं है ये। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी लैक नहीं है कि लोग बीमार होने के बाद आते हैं, मतलब जब उस हाल में उनके टीथ पहुंच गए हैं या मसूड़े खराब हो रहे हैं या दाढ़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जाते हैं जब हद से बात बढ़ जाती है। तो ये आपने देखिए, ये तो हमारी हाँ, हमारी जो आवाम है हाँ, उसकी एक ओरिएंटेशन ये है कि हम जब तक पानी सर तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम जाते नहीं हैं। और उसके बाद बदनाम होता है डेंटल इंडस्ट्री का फील्ड। उसकी वजह ये है कि हम फिर महंगे मशहूर हैं। हाँ, कि बहुत महंगी नहीं फील्ड है। डॉक्टर साहब, वैसे आप लोग हैं तो बड़े नहीं, महंगे, तो जब बाकी में यकीन करें, जब डेंटिस्ट आप मेरी जो होते हैं बात उनकी सुने, फीस बड़ी मैं होती एक है। एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? सही गाड़ी जाती है मैकेनिक के पास जब पीछे इंजन से धुआं निकलना शुरू होता है, सही फिर वो इंजन चेंज होता है, सही। ठीक है? सेम जब आप डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तब वो हालात वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो स्ट्रक्चर पूरा चेंज करना पड़ता है। पूरे तो structure फिर change रिपेयरिंग करना के लिए फिर सही। हमें जो खुदा ने दांत बना के भेजे हैं, हाँ, हम उस लेवल तक तो कभी भी नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। तो हम अपनी आर्टिस्टिक तरीके से जो भी हम काम करते हैं फिर उसके चार्जेस लगते हैं, क्योंकि उसमें
कि काफ़ी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सही। जैसे कि लेबॉर्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जो हाँ। दांत बनाती हैं, सही। या फिर स्टरलाइजेशन या फिर स्टाफ का जो सारा वो होता है, तो उसमें फिर वो ऐड ऑन करते करते वो चार्जेस इतने हो जाते हैं कि पेशेंट के लिए फिर बेयर करना उसको मुश्किल होता है। सही। और जितनी अच्छी फैसिलिटीज आप डेंटिस्ट प्रोवाइड करता है, हाँ। उसका चार्ज करता है, और वो उसके लिए चार्ज आई करते थिंक हैं, इट्स सही। वेरी अच्छा एथिकल। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं डेंटल फ्लॉस क्यों ज़रूरी होता है, इसका क्या काम होता है, किस तरीके से जो है वो प्रिवेंशन करता है जरासीम की? देखें, कांटेक्ट एरियाज, जो दांत के कांटेक्ट एरियाज होते हाँ। हैं जहाँ दो दांत मिलते हैं आपस सही। में, ठीक है, इन कांटेक्ट एरियाज के बीच में खाना फंसने का पोटेंशियल प्रोटीन का, किसी भी फॉर्म के प्रोटीन का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। ठीक है। हाँ। और जब वो फंस जाता है ना, तो आपने महसूस किया होगा जब फंसेगा तो उसके नीचे जो मसूड़ा जो जाके उस कांटेक्ट एरिया में लग रहा होता है, वो सबसे पहले सॉइल होता है। वो सही। उसकी वजह से वो इरिटेशन होती है, क्योंकि वो कुदरत ने ऐसा कांटेक्ट रखा हुआ है कि उसके बीच में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए, और जैसे ही प्रोटीन आता है नीचे मसूड़ा फूलना शुरू हो जाता है। फूलना शुरू हो जाता अब वो फूलता, वहाँ मसूड़ा फूलता है, और इन दो दांतों के बीच में कीड़ा बनना शुरू हो जाता है उस प्रोटीन की सही। वजह से। हाँ। उस प्रोटीन की वजह, वो प्रोटीन हमारे दांतों के बीच में जो जरासीम होते हैं, एक्टिव नहीं, नॉन एक्टिव नॉन जरासीम, एक्टिव। हाँ। वो उनके साथ मिलते हैं, वो एक्टिव फॉर्म बनाना शुरू करते हैं, और वहाँ पर कीड़ा बनना शुरू होता है, कीड़ा बनना शुरू। और नीचे मसूड़े खराब होते हैं, नीचे आप मसूड़े। वो फूलना हाँ, शुरू हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो एक जो टेक्सचर है उसका ये है कि क्लीन अप होना। अब उस प्रोटीन को निकालने के लिए इन दो दांतों में से हाँ। हमें यहाँ से फ्लॉस को फ्लॉस करना होता है। अब फ्लॉस को गुजारने का तरीका ये कि सिर्फ कांटेक्ट एरियाज में से, नीचे मसूड़े पे नहीं। मसूड़े पे अगर ही। मसूड़े पे हम उसको लेके गए तो वो डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो ठीक है। तो जाएगा। इनको आप क्योंकि फ्लॉस ऐसे- करते हुए लोग बहुत ये गलती करते हैं। हाँ, और उस इसीलिए वक्त में, हाँ। टूथपिक का यूजेज अब मना किया गया है, ठीक है। अच्छा। पहले ज़माने में होता था, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, ट्रॉमेटिक उसमें मसूड़े इसीलिए डैमेज मैंने होने के पूछा कि चांस होते डेंटल हैं। फ्लॉस ही क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके ऑल्टरनेट बहुत सारे लोग ना टूथपिक यूज कर रहे नहीं, होते हैं। टूथपिक यूज नहीं हाँ, करना। हाँ, जी। बिल्कुल। जी 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 बोलिए। मैं भी एक सवाल जी, करना जी, चाहूँगा करें, डॉक्टर अली बिल्कुल, से। बिल्कुल, हाँ। डॉक्टर अली, एक चीज़ और भी कंफर्म कर दीजिएगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और देखने वालों की भी, कि आया ये जो मसूड़ों से और जो दांतों के मसाइल होते हैं, इससे सीए होने के चांसेस कितने होते हैं, कार्सिनोमा, कैंसर होने के? कार्सिनोमा की बात। अच्छा, आप कैंसर की बात। हाँ। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम कैंसर की क्लासिफिकेशन पढ़ें, कॉजेस पढ़ें, सही। तो उसमें सबसे जो टॉप की जो चीज़ है, जो मुंह का कैंसर की वजह है, जो साउथ एशिया में बहुत कॉमन है, जी जी। और वो लोग जो कि माइग्रेट करके वेस्ट चले गए, उसकी मेन वजह छालिया है। छालिया, हाँ, पहली वजह। बिल्कुल, हाँ। पहली वजह, उसमें एरिकोनॉल नाम का एक केमिकल होता है, हाँ। जो कि कार्सिनोजेनिक है, सही। जिसकी वजह से कैंसर होने के चांस। अच्छा, उस क्लासिफिकेशन में एक वजह हाँ। छाला भी है, मतलब कैंसर की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो अल्सर जो कि बार बार हो जाए, इसीलिए किताब में लिखा गया है कि कोई भी अल्सर हाँ। जो 14 दिन से ज्यादा रहे, उसकी बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी होनी चाहिए, ठीक हाँ। है। वो सेप्सिस टाइप का बना होता है, लोगों को वो जी, उसको वो इग्नोर पीला कर हो, देते लाल हैं, हो, किसी भी हाँ, फॉर्म। हाँ, सही। एक वजह, हाँ। और इसकी एक वजह गाल का बार बार दांतों के बीच में आना भी है, चिक बाइटिंग जिसको कहते हैं। अच्छा। यानी कि ये वो चीजें हैं जो मैं वन बाय वन आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट छालिया, हाँ, छालिया हो गई। देन ये सारी में। हाँ। इसके अलावा चिक बाइटिंग है, हाँ। यानी कि वो चिक बाइटिंग की वजह से वहाँ जो निशान बन जाता है और उसको हम इग्नोर करते हैं। हाँ। यानी कि चिक बाइटिंग किसी वजह से हो सकती है, हाँ। आपके क्राउन की वजह से हो सकती है, हाँ। आपकी अकल दाढ़ की नोकों की वजह से हो सकती है, दो दांतों का आपस में सही ना बैठने की वजह से, बत्तीसी की वजह से हो सकती है, कोई भी वजह से। एक कॉज उसमें पुअर ओरल हाइजीन भी है, जो सर का जवाब है। सर ने जो सवाल पूछा, पुअर ओरल हाइजीन का मतलब यह है कि मसूड़े और दांतों की सेहत का ख्याल ना रखना, हाँ। पेशेंट की अपनी इग्नोरेंस की वजह से भी रिपोर्ट किए गए हैं इस किस्म के। सही रिपोर्ट किया। अच्छा, चीक बाइटिंग हो रही है तो उधर अगर स्पॉट बन रहा है तो क्या करें फिर उसके लिए? आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं। जाके ट्रिम करवाएं, या सही। वो चीज़ निकलवा दें, अच्छा, वो सही। नासूर बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, बिल्कुल सही। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे वेलकम बैक। तो भाई बात कर रहे हैं हम दांतों के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान में जब भी हम बात करते हैं कि जी दांतों का मसला है, तो लोगों के जहन में दो बातें आती हैं कि ठीक है, ये या तो रूट कनाल करा रहे होंगे, या फिर जो है वो अकल दाढ़ का मसला होगा, या फिर दांत जो है उनको वाइट कराना होगा।
शाह भाई, अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई कि भाई दांतों की सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके मसूड़ों के जरासीम हैं और वो अगर एक्टिव हो जाते हैं तो उससे डायबिटीज़ भी आपको हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जी हमें मसूड़ों से खून आ रहा है, स्वेलिंग हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, या फिर जब हम कुछ खाते हैं तो मुंह में जलन होती है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है? देखें, एक बात याद रखिएगा, हाँ। डॉक्टर अली ने तकरीबन डिटेल बता दी, सही। और इससे पहले हमने भी काफ़ी डिस्कशन कर ली हाँ, है। बिल्कुल। अब ये दांतों की तरफ जो मैदे से भी होती है प्रॉब्लम, हाँ, अच्छा नाक बंद होगी, गले में रेशा गिरेगा, हाँ। इसकी वजह से भी दांतों में गर्म ठंडा लगना, दांत कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें होंगी। इससे दांत भी और आंखें भी कमज़ोर होती हैं इससे, ठीक है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो अगर मैदे की वजह से और ये तेज़ाबियत आ रही है आपके, जो दांतों को आपके गर्म ठंडा लग रहा है या मुंह में तेज़ाबियत हो रही है, इसके मुंह में छाले बन जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है तबाशीर। अच्छा। तबाशीर एक बांस का दूध की तरह होता है, गोंद की तरह होती है, सही। पंसार से मिल जाती है। तबाशीर 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे 10 ग्राम इलायची और 50 ग्राम इसमें मिश्री डालेंगे। इसको मिक्स करके पाउडर बना लें, सुबह दोपहर शाम मुंह में छिड़कें। सही। आप देखिएगा 2-3 दिन में मुंह के छाले तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं इससे। सही। ये एक मैदे की तेज़ाबियत दूर होगी। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि गले में रेशा गिरता है, इसकी वजह से दांत कमज़ोर हाँ। हो रही हो, तो लेवेंडर फ्लावर अच्छा। एक फूल होते हैं, सही। जिसका किताब हिकमत के अंदर जो नाम है वो इस्ते खुद्दूस के नाम से है। अच्छा। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोज़ाना रात को पिए। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिए। उसे और रोक दें। फिर भी अगर दांतों में कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो प्लीज़ अपने करीबी डेंटल डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जरूर दिखाएं। तो इससे मुंह के छाले और आपने का जो गले में जो रेशा गिरता है, जो सर दर्द का सर सबब दर्द भी का बनता है, सबब भी बनता और है, और दांतों को भी कमज़ोर दांतों को भी, करता है। और मुंह में जलन का भी मैंने आपसे मुंह पूछा में था। देखिए वो तेज़ाबियत की वजह से ना, हाँ। वो तो उससे जो मैंने अभी तबाशीर और इलायची वाला बताया, हाँ। इससे तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, मुंह की जलन भी दूर होगी, मैदे की जलन भी दूर होगी, मैदे की और जलन साथ भी में दूर होगी। ये छाले भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी की वजह से हाँ। मुंह से स्मेल भी महसूस होती है। अच्छा। नाक बंद होगी तब भी आपको मुंह से स्मेल महसूस होगी। हाँ। वो तो पायरिया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक इन अलग चीज़ों condition की है, वजह हाँ, से भी हाँ। मुंह से स्मेल महसूस होती है, जो कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर अली, ठंडा गर्म लगना दांतों में, ये जो है बहुत सारे लोगों की मतलब, और वो इसलिए है कि अभी चाय पी तो अभी कोल्ड ड्रिंक ले ली, अभी कोई गर्म चीज़ आपने खाई है तो फिर आपने जो है कोई ठंडी चीज़ खा ली। लेकिन अगर ये खुद से नहीं हो रहा है और वैसे ही आपके दांत इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो ये क्या कंडीशन होती है और इसके लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं, कहते जी। हैं कि ठंडा गर्म की कंप्लेन है, हाँ। चाय कॉफ़ी पीने पे और आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पे, खाने पे, पानी हाँ। पीने से तो एग्जैक्टली, तो उसकी वजह ये होती है कि जो दांत की ऊपरी सतह है ना, हाँ। एनामल जिसको कहते हैं, हाँ। वो घिस जाता है अच्छा। और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। अब अच्छा। डेंटिन के अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, गैप्स होते हैं, जिनका कनेक्शन नर्व सप्लाई के साथ होता है हमारे दांत की। अच्छा। तो वो जैसे ही ठंडा गरम कोई भी स्टिमुलस लगता है तो वो एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द होता है, इंस्टेंट पेन होता है पेशेंट। अब उसके लिए काफ़ी, अगर क्विक रिलीफ के लिए हमारे पास काफ़ी टूथपेस्ट हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, आपको पता है, जो हमारे घरों में काफ़ी यूज़ जी। होते हैं, वो हम प्रिस्क्राइब कर देते हाँ। हैं। इसके अलावा दूसरी वजह मसूड़ों का घिस जाना भी होता है। अच्छा। यानी कि मसूड़े अपने लेवल से नीचे चले जाते हैं ओके। और दांत को बेपर्दा कर देते हैं। सही। जब बेपर्दा करते हैं तो जब ये चीज़ें उन दांतों पे हाँ, लगती हैं तो वो फिर एक layers, और हाँ, Exactly, नीचे की तरफ चली ठीक जाती है। हैं, हाँ। और रिसेशन गम्स नीचे जाने की भी काफ़ी वजूहत हैं। एक तो सफाई ना रखना, हाँ। ठीक है। दूसरी वजह रगड़ के ब्रश करना है, इसको एब्रेसिव टेक्निक कहते हैं, सही। वो soft जो लोग आपको करते करना हैं, हाँ, चाहिए, जो हाँ। लोग एब्रेसिव तरीके। हाँ। तीसरी वजह इरोड होना, जैसे सर ने कहा कि पेट में तेजाबियत की जो हाँ। मसला, वो तेजाब जब संगे मरमर पे गिरता है सही, तो दांतों वो पे, हाँ, तो वो ज़ाहिर है। इरोड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सही। तो ये सारे कंबाइन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सही। अब इसका इलाज ये है कि एक तो मैंने आपको टूथपेस्ट का बताया कि टूथपेस्ट इंस्टेंट बता जो, दिया, हाँ, हाँ। इंस्टेंट जो होता है। सही। दूसरा ये कि आपने जाके उस एनामल को, जो ऊपर की सतह है, हाँ। उसको आपने चेक करवाना है कि वो किस लेवल पे घिसा हुआ है, ठीक सही। है। उसको रीबिल्ड करने के काफ़ी तरीके हैं। अच्छा। हाँ। दूसरा, अगर मसूड़ों की वजह से हो रहा है तो मसूड़े नीचे जाते हैं गंदगी की जमा होने से, अच्छा। तो वो आपने गंदगी सफाई से साफ करवानी है। अच्छा, सही है, ठीक है। मसूड़े एक दफ़ा नीचे चले गए, दोबारा खुद नहीं आते फिर ऊपर। अच्छा, उसके लिए फिर कुछ नॉन सर्जिकल और सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं। सही। उससे फिर वो डेंटिस्ट मसूड़ों को वापस से
अपनी जगह लेके पे आते लाने हैं। की कोशिश सही, ये करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, चलें ठंडा गर्म लगने की वजूहत आपने बता दी और इसकी आपने ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट्री में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी बहुत सारी सर्जरीज आ रही हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि अपने पूरे दांतों की शेप भी चेंज करवा रहे होते हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल एक तो जो ब्रेसेस का दौर था ना वो तो चले, वो तो अभी भी स्टिल, अभी हॉलीवुड की एक्ट्रेस क्या करती हैं, वो स्पेशली गैप करवा रही होती हैं। तो ये कौन कौन सी जरा सर्जरीज है, नहीं देखें, ये जरा वो बताएं। उसे हॉलीवुड स्माइल हाँ, हॉलीवुड स्माइल, यस, हाँ, तो वो हॉलीवुड स्माइल में ये होता है कि हम दांतों को तराश के हाँ उनको उनके ऊपर कवर लगाते हैं या वीनियर्स लगाते हैं या हाँ, क्राउन्स लगाते हैं, सही। ठीक है। ये एक ट्रेंड एक किस्म का हाँ, ये स्पेशली वही मैंने कहा ना इन्फ्लुएंसर्स कि में, बिल्कुल, हाँ। इन्फ्लुएंसर्स में हाँ। हमारी मीडिया की इंडस्ट्री में लोग इंडस्ट्री में, काफ़ी सही, जो कि और बाकायदा इस पे दूसरे ममालिक काम कर रहे हैं, यानी डेंटल टूरिज्म पे काम हो रहा है। डेंटल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। हॉलीवुड स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, हॉलीवुड की एक्ट्रेस जो हैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। थोड़ा सा बताएं कि वाकई बड़ी महंगी होती है ये या क्या है इसके ऊपर? हम अपने क्लिनिक्स पे भी करते हैं। अच्छा, और ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपने असली दांत को थोड़ा सा तरवाश के थोड़ा सा इसको ट्रिम करवा के हाँ, आप उसके ऊपर क्राउन्स लगाते हो, तो हम उस पर ज़रा पेशेंट को पहले एजुकेट ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये वो लोग करवाते हैं जो अपनी स्माइल से खुश नहीं है, ठीक है, जो अपनी सही स्माइल बात से है। खुश नहीं है, दांत हाँ, उनके ठीक होंगे, दांत ठीक है उनके, हाँ, दांत उनके ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा यह है कि वो अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के सेल्फ लिए, स्टीम को और बढ़ाने के दूसरा लिए। पीयर प्रेशर में हाँ, ये है, कि मेरे दोस्त ने कराया है, हाँ, अब मैं भी कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा। इसने ये चीज़ ले लिया तो अब मैं भी लूंगा। तो ये क्या हार्मफुल तो है, ये देखिए, क्या ये है? हार्मफुल नहीं है, लेकिन हाँ। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई सही। भी आर्टिफिशियल चीज़ आप मुंह पे लगवाएंगे तो हाँ। आपको उसका ख्याल नेचुरल दांत से ज़्यादा रखना है। नेचुरल दांत से ज़्यादा रखना होगा। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा बताइएगा कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे दांत जो हैं अब बहुत पीले हो गए हैं, बहुत गंदे हैं, बस ठीक है ये नॉर्मल साफ़ होंगे, स्केलिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी करवा लो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 महीने बाद वापस हो जाती है परमानेंट। देखिए, स्केलिंग से और पॉलिशिंग वगैरह से हम मिनिमल स्टेन्स वगैरह साफ़ कर देते हैं, ठीक है। जो इंटरनल स्टेन्स होते हैं उसके लिए फिर हमें ब्लीचिंग करवानी होती है, जो वाइटनिंग कहते हैं। वाइटनिंग कहते हैं। और वाइटनिंग का ये एक वादा पेशेंट से हम लेते हैं कि अगर आपने कॉफ़ी इनटेक और चाय इनटेक और कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, अगर आपने तहम्मुल से और आपने मियाना वरी क्या कहते हैं सर, म्याना रवि, म्याना बिल्कुल, हाँ, तो लिमिट में, हाँ, अगर आपने की हाँ, तो फिर तो वो मेंटेन रहेगी वाइटनिंग फॉर कपल ऑफ इयर्स, सही। अदरवाइज 6 मंथ्स में फिर वो वैसे ही। लेकिन फिर बहुत सारे लोग ये भी तो कहते हैं कि जी हमने ब्लीचिंग करवाई थी या हमने वाइटनिंग करवाई थी या हमने स्केलिंग करवाई थी तो हमारे दांत जो हैं उनमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, दांत जो है उनकी लेयर घिस गई। ये जरा एक कॉन्सेप्ट है, ये जरा क्लियर कर दें। और ये डेंटिस्ट के पास बैठे हुए जो बाहर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भी ये बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर अली, मैं असल में ये स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाना भी ना आपने हर 3 महीने में नहीं करवानी, आपने साल में एक दफ़ा करवानी है। सही। नंबर 2, आपने डेंटिस्ट से मसूड़े साफ़ करवाने हैं। आपने उससे जाके मसूड़े, अगर वो सिर्फ मसूड़े भी साफ़ कर देता है हाँ, और मिनिमल स्टेन्स आपके क्लियर कर देता है, उससे दांत आपके एनामल डैमेज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप बार बार जाएंगे डेंटिस्ट के पास, ये कि 2-2 महीने में आप जाके पहुंच गए और आपने स्केलिंग करवा ली, और स्पेशली हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जिनको लोग ये PR के तौर पे बुला लेते हैं और वो हर 2-2 महीने में, तो उनको ये कंप्लेन ज़्यादा रहती है कि हमें ठंडा गर्म लग रहा है, हमारे दांत घिस दिए पिछले वाले डेंटिस्ट ने। वो क्योंकि आप 2-2 महीने में जा रहे हैं स्केलिंग करवाने के लिए, बाकी वक्त आप अपनी ब्रशिंग रखें 2 टाइम, साल में एक दफ़ा स्केलिंग करवा लें, उससे कोई हार्म नहीं। साल में एक दफ़ा स्केलिंग करवा लें, फिर मुस्तनद डॉक्टर से। मुस्तनद डॉक्टर से। शाह भाई ये बताएं कि अभी बहुत सारी बातें हमें जो हैं वो डॉक्टर अली ने भी बताई हैं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्पेशली विंटर्स में दांतों की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए? ठंडा गर्म लगता है, लोग सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं कि अभी जो है वो पाए शाए खा रहे हैं, उसके बाद फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक मंगा ली है, अभी गरम गरम नान खाएँ तो जी उसके बाद फ़ौरन जो है वो कोई ऐसी चीज़ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम मंगा रहे हैं, तो ठंडा गर्म हो जाता है। किस तरह से अगर किसी के साथ ये कंडीशन हो तो वो बैलेंस कर सकता है, इलाज कर सकता है? देखिए, एक बात याद रखिए, दांत जब भी साफ करने हो, सुबह नाश्ते के बाद करें, रात खाने के बाद करें, दिन में 2 बार करें। सही, ये एक तरीकाकार है, इसका ख्याल रखें। दूसरा ये है कि जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि 7 पुदीना, 7 अजवाइन, 7 काफूर, ये तीनों क्रिस्टल्स हैं, ये 10-10 ग्राम आप मिक्स कर लेंगे, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है। सही, ये जरासीम कुछ भी होता है दांतों के लिए, और ये कोई पीने की चीज़ है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। सही। तो इसके 5 से 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार कुल्ली करें आप।
आप देखें दांतों की हिफाजत के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, लोग गरम ठंडा माउथ लगता वॉश हो के हवाले से भी बहुत बात करते हैं, क्या कोई ऐसा माउथ वॉश है जो बंदा घर में भी इंसान बना के तो ये कुल्ली चीज करके? उसी वही तो काम कर रही है। अच्छा, जो ये वो मैंने उसी के बताया, उसी का ये माउथ सही। वॉश का भी काम कर रही है, गरम ठंडे को भी दूर कर रही है, हाँ। जरासीम भी खत्म कर रही है। सही। और बाकी आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के एक तो गंदगी होती है जो ब्राउन कलर का निकलता है मुंह सही, से, हाँ। पत्थर टाइप का निकलता है। सही। एक होता है वाइट दांत निकल रहा है, अच्छा, उसका टुकड़ा भी टूट रहा होता है, सही। जो कि कैल्शियम की कमी की वजह कैल्शियम से की भी कमी है। की वजह से भी ठीक होता है, है, सही, हाँ। तो आप दूध का भी इस्तेमाल करें, दूध दही का। हाँ। और सिंघाड़े आए हुए हैं आजकल, हाँ। वो आपने पाउडर बना के 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, ताकि आपकी कैल्शियम की मिकदार पूरी हो। हाँ। फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस निकलती हैं तो मेरा वही बात है कि अपने करीबी डेंटल डॉक्टर को ज़रूर डेंटिस्ट visit एक बात चीज़ है। मैं इधर जी, ऐड कर जी, दूं जी। कि माउथ वॉश का आपने जिक्र किया, सबसे बेहतरीन माउथ वॉश हाँ जो कि मुफ्त अवेलेबल जी। है हर घर में, जी जी। वो है नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली। बेहतरीन। अच्छा उससे अच्छा माउथ वॉश कोई ब्रांड का नहीं है। अच्छा, 1 गिलास पानी में नीम नमक गर्म डाल पानी के? किया, थोड़ा सा नमक डाला, दैट्स इट। अच्छा, कितने टाइम सुबह शाम रख सकते? जैसे आप माउथ वॉश, अच्छा। सलाइन, अब वो नॉर्मल Saline पानी है, water, राइट? हाँ, सही सही तो आप सही। जितना यूज कर सकते हैं करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। शाह भाई हमारे शो पर आए, डॉक्टर अली हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।